ये है इस वर्ल्ड का सेवियर। और ये है एक नॉर्मल एनपीसी कैरेक्टर जो इस सेवियर को मार देता है, जो कि फ्यूचर में पूरी दुनिया की मारने वाला था। पर इस कहानी के मेन हीरो के मरने की वजह से अब इस एनपीसी को दुनिया को बचाना होगा, और सफर में इस कहानी के हीरो की होने वाली बंदियों को भी बचाना होगा। ओ सॉरी, बचाना होगा। तो ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जहां हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट कॉरिन लॉक जो भी सो के उठा है, पर जैसे ही वो उसके रूम के विंडो से बाहर देखता है तो आगे का नजारा देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। पर बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान नाम के गेम में है, जिसे वो थोड़ी देर पहले खेल रहा था। हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान ये गेम अकेडमी में होने वाले खतरनाक मॉन्स्टर इवेंट्स और बहुत सारे एंडलेस इंसिडेंट्स पर बेस्ड था, और आखिर में इस गेम में इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन भी होता है। बट हम कॉरिन पे आए तो उसे इन सारी बातों से कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इस गेम वर्ल्ड का हीरो इस दुनिया को बचा लेगा। और कॉरिन वो तो एक लेवल 1 का एनपीसी है जिसे इस गेम का प्रोटैगनिस्ट एक रेस्क्यू मिशन में बचाएगा। हालांकि कॉरिन इस दुनिया से बहुत खुश था, क्योंकि ये दुनिया नकली लग ही नहीं रही थी। अब कॉरिन सोचता है कि उसे इस दुनिया के प्रोटैगनिस्ट पाक सीहू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो बहुत पावरफुल और रिच होने वाला है। इसलिए कॉरिन सोचता है कि उसके साथ रहना फायदे का सौदा होगा। और सरप्राइजिंगली उसे अगले ही पल पाक सीहू मिल भी जाता है। पर अगर सीहू पे आए, वो स्वीट पोटैटो और स्प्राइट की मांग कर रहा था। पर जैसे ही कॉरिन इस मॉडर्न डे फूड के नाम सुनता है, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ऐसा कुछ तो इस गेम में नहीं था। और सीहू वो तो ये बड़बड़ा रहा था कि मैं खुद के लिए ही जीऊंगा। और इसके अगले ही पल कॉरिन भी उसका हाथ पकड़कर कहता है, और मैं भी। और कॉरिन समझ चुका था सीहू भी उसी की तरह एक ट्रांसमाइग्रेटर है जो उसी की दुनिया से आया है। इसके बाद एक बैटल में सीहू एक ड्रैगन को अपने मैजिक अटैक से मार देता है, और ड्रैगन मरने के रिवॉर्ड में उसे एक स्टेटस विंडो मिलती है, जो हर गेम प्रोटैगनिस्ट के पास होती है। बट प्रॉब्लम यह थी कि सीहू को पता नहीं था कि इसे कैसे यूज करते हैं। बट कॉरिन उसे गाइड करता है कि उसे इंटेलिजेंस स्टैट्स के साथ जाना चाहिए अगर वो मेज बनना चाहता है तो। और कॉरिन उसे अश्योर करता है कि वो इस गेम का प्रो प्लेयर है, जिसे सारे रास्ते और स्किल्स पता है। इसलिए वो उसे टेंशन फ्री रहने का सजेशन देता है, क्योंकि वो जब तक उसके साथ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब कॉरिन ये सारी बातें कर ही रहा था तो उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर सीहू उसे एक अटैक में ही खत्म कर देता है। और ऐसे ही कॉरिन और सीहू मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और इन्हीं सारी बैटल्स में 3 साल निकल जाते हैं। और अभी कॉरिन और सीहू मॉन्स्टर की डेड बॉडी के झुंड के ऊपर बैठे थे, और कॉरिन की रिकवरी के लिए सीहू उसे एलिक्सर देता है, और कॉरिन उसे एक्सेप्ट करके पीने लगता है। पर एलिक्सर पीते पीते उसकी नजर अपने पार्टी मेंबर्स पे जाती है, जो सारे मेल्स थे। और कॉरिन को इससे ही प्रॉब्लम थी कि पार्टी में सारे मेल्स भरे हैं, जबकि इस गेम में एक से एक फीमेल कैरेक्टर भी हैं जिनके साथ तुम डेट भी कर सकते हो। पर सीहू उसे जब फीमेल्स की टीम में जरूरत पड़ती थी, तभी वो उन्हें टेम्पररी टाइम के लिए पार्टी में लेता था, जिसकी वजह से लास्ट में सारे मेल ही बच गए, जिन्हें देख के कॉरिन वो घिन आती है। पर एक बात से कॉरिन परेशान था कि इन 3 सालों में गेम स्टोरी इसकी ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से नहीं गई, क्योंकि इस गेम के कुछ मेन कैरेक्टर्स किसी अननोन रीजन से मारे गए, या कुछ कहीं गायब हो गए, और कुछ कभी स्टोरी में आए ही नहीं। बट कॉरिन को यह समझने में थोड़ी देर हो गई कि इसके पीछे उसके दोस्त सीहू का ही हाथ था। इसके बाद कॉरिन उसके सामने रखे स्टाफ को देख के शॉक था, क्योंकि ये स्टाफ इस गेम की मेन हीरोइन का था। और जिस प्लेस पे ये रखा है वो पाक सीहू की अंडरग्राउंड इन्वेंट्री है, जिसे कॉरिन ने ढूंढ लिया है। पर इस इन्वेंट्री में मेन हीरोइन के स्टाफ के अलावा ऐसे मेन कैरेक्टर्स के आइटम्स थे जो गेम में मारे गए या कभी आए ही नहीं। पर कॉरिन सबसे ज्यादा शॉक तो तब हुआ जब वो उसके सामने रखे कंटेनर में देखता है, जिसमें इस गेम की हीरोइन मारियट डुनालेफ की बॉडी रखी थी। और ये सब कॉरिन कैलकुलेट कर ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसे पीछे से सीहू देख लेता है और उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। पर कॉरिन उससे उल्टा क्वेश्चन करता है कि इस गेम की मेन हीरोइन यहां क्या कर रही है। तुमने कहा था कि वो कहीं भाग गई थी। पर पाक सीहू वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, वैसे भी वो एक डेमन थी, और मैं उसके ब्लड को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके ब्लड से एलिक्सर बनाया, जिसे तुमने भी पिया था। और इस बात को सुन के कॉरिन तो सदमे में चला गया। देन पाक सीहू उसे कहता है, तुम क्यों इतने नाराज हो गए? मैंने उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, और मुझे 1 महीने तक फॉरेस्ट में ट्रैप लगा के रखना पड़ा था। पर कॉरिन वो तो इस बात को सुन के पूरे गुस्से में था, और उसने सीहू से पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया।
पर सीहू उसे कोल्ड टोन में रिप्लाई करता है कि मुझे ये गेम जल्दी कंप्लीट करना था। तुम्हारे रास्ते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे। तुम लोगों को बचाने के चक्कर में हर बार खुद की ही मरवा लेते थे और लोगों को मैनिपुलेट करने के बजाय, उनका इस्तेमाल करने के बजाय तुम उनसे दोस्ती यारी में उलझ गए। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं इस गेम को तुमसे अच्छी तरीके से जानता हूं। अब ये सारी बातें सुन के कॉरिन डिसबिलीफ में था क्योंकि उसे लगा था कि सीहू एक नूब प्लेयर है, पर ये तो प्रो निकला। इसके बाद कॉरिन सीहू को पूछता है कि अभी तक उसने कितने लोगों को मारा है, और सीहू कहता है बस अभी 3 लोग मरने के बाकी हैं, फिर मेरे 1 लाख हो जाएंगे। और अब ये सुन के कॉरिन खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता और सीहू की कॉलर पकड़ के उसे गाली देने लगता है। पर सीहू उसे समझाता है कि वो सारे एनपीसी थे, और सीहू कहता है तुमने भी तो बहुत लोगों को मारा है। पर कॉरिन सफाई देता है कि वो सारे इविल लोग थे जो मरना डिजर्व करते थे। और अब कॉरिन सुनने के मूड में नहीं था। वो अब सीहू को पीटना स्टार्ट करता है और कहता है तुम्हें हर बार गेम में एफिशिएंसी चाहिए थी तो तुमने बाकी प्लेयर्स के आइटम्स क्यों लिए? तुम तो एक मजिशियन हो, तुम उनसे क्या करते? पर सीहू एक ईविल सी हंसी के साथ कहता है तुम्हारा बस हो गया। अब पाक सीहू सीरियस था। वो कॉरिन का सिर पकड़ के पीछे के कंटेनर में दे मारता है और उसके एक ही अटैक से कॉरिन के सिर से खून निकल जाता है। और वो कॉरिन के सामने सीरियस फेस के साथ उसे कहता है तुम मुझे पागल कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं और मैं ही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। तुम हर बार दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हो और आधे से ज्यादा समय तुम सिर्फ लड़की न ताड़ने में लगा देते हो। मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं? और ये सारी बातें सुन के कॉरिन तो पूरा कंफ्यूज था कि ये कहना क्या चाहता है। और अगले ही पल वो उससे दूर भागता है और डर कर कहता है तुम ऐसे कैरेक्टर नहीं हो जो लड़के पसंद करें। तुम सडनली जॉनरा क्यों चेंज करना चाहते हो? पर पाक सीहू उसे एक टेरिफाइंग लुक में रिप्लाई करता है मैंने ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए किया। और इस पर कॉरिन उससे पूछता है इसलिए हमारे पार्टी में सिर्फ लड़के रखे थे? पर सीहू आंसर करता है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए थे। मैं जिससे प्यार करता हूं वो सिर्फ तुम हो। पर कॉरिन ये सब सुन के पाक सीहू के मुंह पे एक पंच लगा के यहां से भागने लगता है। और भागते वक्त वो यही सब सोच रहा होता है कि ये बड़ा खतरनाक इंसान है जिसने मेरी गांड ही मार ली थी और मैंने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है। इससे पहले ये कुछ करे जल्दी यहां से निकल लेता हूं। पर ऐसा करने से पहले ही सीहू कॉरिन को अपने मैजिक अटैक से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम कहीं नहीं भाग सकते। तुम सिर्फ मेरे हो। इस नकली दुनिया में तुम ही एक असली चीज हो। पर कॉरिन तो उसकी तो इस सिचुएशन से तो फट के 4 हो चुकी थी। पर सीहू उसे कहता है एक बार ये फाइट खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहने के साथ ही वो फाइनल बैटल के लिए चला जाता है। और कॉरिन पे आए तो सीहू ने उसे किसी डायमेंशन में कैद किया था। कॉरिन को इस बात की कंफर्मेशन थी कि सीहू फाइनल बॉस को हरा देगा, पर इससे भी ज्यादा कॉरिन इस बात से डरा था कि फाइनल बॉस के मरने के बाद उसका क्या होगा। पर तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि पाक सीहू फाइनल बैटल में मारा गया है और चैलेंज फेल हो गया है। और इसके अगले ही पल कॉरिन फिर से 3 साल पहले के उसी टाइम में वापस आ जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था। पर इस बार वो डरा हुआ और साथ ही गुस्से में था और अब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो सीहू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कॉरिन अपने पास्ट लाइफ का एक इंसिडेंट याद करता है जहां वो और सीहू एक मॉन्स्टर सब्जुगेशन मिशन पर थे। बट मिशन के दौरान एक डैम टूट गया था और उस डैम के टूटने की वजह से वहां के सारे लोग और मॉन्स्टर्स पानी में डूब गए। पर उस टाइम सीहू उस नज़ारे को देख के खुश था। उस समय कॉरिन को लगा कि वो इस इंसिडेंट से शॉक में था, पर वो तो एक्चुअली उस समय खुश था क्योंकि नॉर्मल लोग और मॉन्स्टर मरने से भी उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अब कॉरिन को पता है कि सीहू किस तरह का घटिया इंसान है और अभी कॉरिन को कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो उसे रोक सकता है क्योंकि वो दोनों अभी सेम ही लेवल पे हैं। बस कॉरिन ये चाहता है कि वो मरकाबा अकेडमी में ना पहुंचे क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां से वो और स्ट्रांग बनेगा। और अकेडमी के एंट्रेंस के लिए 5 दिन का टाइम है, इसलिए कॉरिन उसे रोकने के लिए जा रहा है। और रास्ते में उसे कुछ मशरूम्स भी दिखते हैं तो वो उन्हें भी तोड़ के अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहां 2 नाइट्स ने एक मॉन्स्टर को मारा होता है और वो किसी इंसान को मदद करने के लिए थैंक्स करते हैं, और ये कोई नहीं, पाक सीहू था। इसके बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आवाज देता है कि कैरेज ठीक हो गया है, हम अब चल सकते हैं। बट जैसे ही वो कैरेज की तरफ निकल पड़ते हैं उन पर अचानक से पीछे से कोई हमला कर देता है। बट लकीली वो नाइट्स उस हमले से बच जाते हैं। पर उस हमलावर को देख के इन नाइट्स की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं होती क्योंकि ये एक रैंक 2 वेयरवुल्फ था। इसके बाद वेयरवुल्फ अपना स्टांस लेके इन पे हमले के लिए रेडी होता है और इतने में कॉरिन भी यहां आ चुका था।
पर यहाँ आके भी वो खुद को कोसना शुरू करता है, क्योंकि वो वेयरवुल्फ फीमेल नाइट को मार देता है। और कॉरिन सोचता है कि अगर वो थोड़ा जल्दी आता तो शायद उसे बचा पाता। पर अभी नाइट्स पे आए तो एक मर चुकी है और जो दूसरा बचा नाइट है वो सीहू को ऑर्डर देता है कि यहां से भाग जाए। पर सीहू कैरेज वाले को ऑर्डर देता है कि तुम यहां से चले जाओ, मैं बाद में वहां आ जाऊंगा। बट कैरेज में बैठी लड़की सीहू को साथ आने के लिए फोर्स करती है, पर सीहू ये कह के मना कर देता है कि उसे उस नाइट की मदद करनी है। पर वो वेयरवुल्फ उसने पहले ही उस नाइट को भी मार दिया और अब वो सीहू को पेलने के लिए तैयार है। अभी हम हमारे लड़के कॉरिन पे आए तो वो पहले कंफर्म करना चाहता है कि ये अच्छा पार्क सीहू है जो दुनिया को बचाएगा, या उसी की तरह प्लेयर जो दूसरी दुनिया से आया है। पर सीहू वो तो पहले मॉन्स्टर को देख के थोड़ा डरा था, बट बाद में वो इस फाइट के लिए तैयार हो गया। देन कैरेज में बैठी लड़की सीहू को बचाने के लिए उस वेयरवुल्फ पे अटैक करती है, पर वो वेयरवुल्फ उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद पार्क सीहू उस लड़की के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि ये इस गेम की फेमस फैमिलीज में से एक आर्डन फैमिली की सेकंड डॉटर है, जिसके पास ओडाची वन ऑफ द 6 किंग स्वॉर्ड्स है, जो इस गेम की मेन फीमेल लीड में से एक अलीशा आर्डन है, जिसे पार्क सीहू ने उसकी फर्स्ट लाइफ में मार दिया था। और ये सेम चीज वो इस बार भी करने का ट्राई करता है। वो उसकी जेब से एक पॉइजनस डैगर निकालता है और उसे पीछे से मार देता है। और ये सब देख के कॉरिन कंफर्म कर लेता है कि ये उसके पास्ट लाइफ वाला ही सीहू है। और अलीशा उसे डैगर के वार से ज्यादा बड़ा घाव नहीं आया। और वो सीहू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और सीहू कहता है कि मैं डरा हुआ था इसलिए गलती से तुम पे हमला कर दिया। पर उस डैगर का पॉइजन धीरे धीरे अलीशा पे अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसके बाद वेयरवुल्फ अलीशा पे हमला करता है और अलीशा उसे मुश्किल से ब्लॉक कर पा रही थी। और इनके साइड में सीहू यही सोच रहा होता है कि इसे अभी तक मर जाना चाहिए था, पर यह गेम की फेमस कैरेक्टर होने के कारण जिंदा है। और अलीशा जैसे तैसे करके खुद को काम करती है और एक प्रॉपर स्वॉर्ड अटैक स्टांस लेके उस मॉन्स्टर पे अटैक चार्ज कर देती है। पर सीहू को डर था कि वो इस मॉन्स्टर को मार के उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स न ले ले, इसलिए वो उस पे फिर से डैगर थ्रो करता है। बट अलीशा इस बार उसके अटैक से बच जाती है और समझ जाती है कि जो पहला हमला था वो गलती से नहीं जानबूझ के किया गया था। पर इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वेयरवुल्फ अलीशा के सिर को खाने ही वाला था। बट ये होने से पहले ही अलीशा उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड घुसा के उसे मार देती है। पर पॉइजन के कारण वो भी अब मरने की हालत में होती है। पर सीहू वो उसके पास आके उसकी ओडाची स्वॉर्ड ले लेता है और खुश होता है कि उसे ये स्वॉर्ड मिल गई। पर इस स्वॉर्ड को चलाने के लिए उसे स्पेशल स्किल चाहिए जो एक्सपीरियंस पॉइंट से मिलती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अलीशा को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न करेगा। और जैसे ही सीहू अलीशा पे हमला करने जा ही रहा था, तभी कॉरिन उसे एक गोल्डन पाउडर की थैली फेंक के मारता है। और जो इस थैली का गोल्डन पाउडर था वो सीहू के पूरे बॉडी पे फैल चुका था, जिसकी वजह से वो गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी मां का कौन है, बाहर निकल साले। पर कॉरिन की जगह उस पे रैबिट मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। फिर कॉरिन हमें इस पाउडर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि ये उसने मशरूम से बनाया है जो उसने रास्ते में तोड़े थे, और ये मशरूम इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स का सबसे टेस्टी खाना है। और इस मशरूम के पाउडर की वजह से ही ये सारे मॉन्स्टर्स सीहू को उनका खाना समझ के उस पे हमला करते हैं। और इसी चांस का फायदा उठा के कॉरिन अलीशा को साइड में ले आता है, और वो जिंदा थी इस बात से उसे राहत मिलती है। फिर कॉरिन अपने डैगर से उस मॉन्स्टर का एक दांत निकालने का ट्राई करता है, पर इतने में ही सीहू उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि बता साले तू कौन है। पर कॉरिन कहता है कि तुमने 1 मिनट के अंदर सारे मॉन्स्टर मार डाले, ये ओडाची कमाल की स्वॉर्ड होगी। और जैसे ही कॉरिन खड़ा होता है तो सीहू कॉरिन को पहचान लेता है और वो कॉरिन से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। और सीहू की बातों से कॉरिन ये समझ जाता है कि इस चोमो को इसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं है, इसलिए वो उसे उलझाने के लिए कहता है तुम्हें ऐसे ही रेकलेसली स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए वरना हाथ कट जाएगा। और इस बात में सीहू फंस भी जाता है और ये चांस देख के कॉरिन उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है। पर सीहू अपने बचाव के लिए कैसे भी स्वॉर्ड चलाने लगता है और कॉरिन इस बात से अवेयर था कि सीहू उससे फिजिकली स्ट्रांग है, इसलिए इस बार वो इस फाइट में अपना सब कुछ लगाने वाला है। और अगले ही पल वो उस पे वेयरवुल्फ के फैंग से अटैक करता है, पर सीहू उसे डॉज कर लेता है। पर तभी वो उस फैंग से सीहू के नेक पे वार करने का ट्राई करता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट रहे। और जैसे ही उसे चांस मिलता है वो उसके दूसरे हाथ में छुपाए रखे डैगर से उसके शोल्डर पे हमला कर देता है, जिससे सीहू घायल हो जाता है। और इस चांस का फायदा उठा के कोरिन उसके हाथ में रखे फैंग से उस पर हमला करता है। बट सरप्राइजिंगली सीहू उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक देता है। बट कोरिन वो हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगा के वो फैंग सीहू के डले में घुसा के उसका गेम ओवर कर देता है। और लास्ट में वो सीहू को थैंक्स करता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतना स्ट्रांग बन पाया।
पर साथ ही उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं है क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को मारा है जो फ्यूचर में बहुत लोगों की जान लेता। पर तभी सिस्टम का स्टेटस शो होता है कि पार्क सीहू मर चुका है और इस करंट सिनेरियो को देख के सिस्टम कोरिन को इस वर्ल्ड का सब प्लेयर बना देता है और साथ में वो सीहू के पास के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कोरिन को दे देता है। और इस सिस्टम की स्टेटस स्क्रीन देख के कोरिन सोचता है, क्या मुझे भी अब स्टैट विंडो मिलेगी? पर तभी वो पीछे से अलीशा की आवाज़ सुनता है जो पॉइजन की इफेक्ट की वजह से मरने की हालत में थी। फिर वो उसे उठाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर अलीशा कहती है कि वो कुछ देख नहीं पा रही। और इस बात से कोरिन थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि कम से कम वो बात तो कर पा रही है। देन इसके बाद कोरिन उस पॉइजन के बारे में जानने के लिए अलीशा से कुछ सिम्टम्स पूछता है और सारे सिम्टम्स कंफर्म होने के बाद कोरिन समझ जाता है कि ये पॉइजन कौन सा है। पर वेयरवुल्फ का एक फैंग अलीशा के पेट में घुसे होने के कारण खून कुछ ज्यादा ही बह रहा था, इसलिए कोरिन सबसे पहले उस फैंग को निकाल के उसे डिटॉक्सिफाई करने का सोचता है। देन वो अपनी कमर में लगे बेल्ट को निकाल के उससे टाइटली अलीशा के बॉडी को बांध देता है। पर फैंग निकालने के प्रोसेस में अलीशा दर्द की वजह से खुद की जबान ना काट ले, इसलिए कोरिन उसके मुंह में सीहू का हाथ डाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, इसलिए तुम इस हाथ को अपने मुंह में दबा के रखो। इसके बाद कोरिन फैंग निकालना शुरू करता है और ये करते वक्त वो खुद से यही क्वेश्चन करता है कि उसे ही क्यों 3 साल पीछे वापस भेजा गया। पर वो खुश है कि उसने एक मॉन्स्टर को मार के एक इनोसेंट इंसान को बचाया जिसे पास्ट लाइफ में सीहू ने मार दिया था। अब कोरिन में सक्सेसफुली अलीशा के पेट से फैंग को निकाल दिया है और अब वो उसके लिए पॉइजन का एंटीडोट बना रहा है। और वो अलीशा को थोड़ा करेज देता है कि हार मत मानो, लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। और अलीशा वो कोरिन का नाम जानने की रिक्वेस्ट करती है, पर कोरिन उसके सिर पे पानी में भीगा कपड़ा रखे कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और सजेस्ट करता है कि तुम सो जाओ, जैसे ही एंटीडोट बनेगा मैं तुम्हें उठा दूंगा। इसके बाद कोरिन अभी तक जो हुआ उसे एनालाइज करता है, जैसे ये गेम हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान, जिसके नाम में ही हीरो है, जो एकेडमी में होने वाले इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स को सॉल्व करके स्ट्रॉन्ग हीरो बनेगा और एंड में इस गेम के विलेंस और फाइनल बॉस को हरा के दुनिया को बचाएगा। बट पास्ट लाइफ में पार्क सीहू ने स्टोरी इसलिए फॉलो की क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो फाइनल बॉस इस वर्ल्ड को खत्म कर देता। पर अब कोरिन ने इस लाइफ में उसे स्टोरी शुरू होने के पहले ही मार दिया, जिस कारण जो इस वर्ल्ड का हीरो का रोल था वो उसे निभाना पड़ेगा। बट करंटली वो एक चीज से गुस्सा है, वो ये है कि इस सिस्टम ने उसे पार्क सीहू की तरह स्टैट विंडो देने से मना कर दिया है। और बेचारा कोरिन अभी तक इस बात से एक्साइटेड था कि उसे अब खुद का स्टैट विंडो मिलेगा। पर सिर्फ फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स पता होने से वो दुनिया को नहीं बचा सकता, इसलिए वो सिस्टम के बाहर की चीजें यूज करने का सोचता है, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से अब वो एक एनपीसी नहीं रहा। और इसी बात के टेस्ट के लिए उसने जो पास्ट लाइफ में स्किल सीखी थी उसका इस्तेमाल करता है और सरप्राइजिंगली वो काम भी कर जाती है। अब कोरिन उसके पास्ट लाइफ में सीखे स्किल के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो कि है रून मैजिक, जो एंशिएंट लेटर्स होते हैं जिनमें खुद की मैजिक पावर होती है। और ये रून 3 कमांडमेंट्स पे काम करते हैं, जो है ड्यूटी, रिस्ट्रेंट और ओथ, जो किसी नॉर्मल इंसान को सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं और दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए कोरिन इसे खुद की बॉडी पे अप्लाई करता है जिससे उसे एक्स्ट्रा पावर मिल सके। तो इसमें सबसे पहली कमांडमेंट थी ड्यूटी, जिसमें आदमी अगर खुद से कोई प्रॉमिस कर ले और उसे निभाए तो कमांडमेंट्स उसे एक्स्ट्रा पावर देगा। पर यह आसान होने के कारण इससे स्टैट पॉइंट्स ज्यादा नहीं बढ़ते, इसलिए कोरिन ऐसा प्रॉमिस करता है जो वो लाइफ के एंड तक फॉलो करेगा। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी मुसीबत में पड़े भले लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, और सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेता है और कोरिन के हार्ट में एक चेन लगा देता है, जिससे अगर वो इसका पालन नहीं करेगा तो उसके 10 स्टैट पॉइंट्स माइनस होंगे। देन सेकंड कमांडमेंट था रिस्ट्रेंट, जिसमें वो स्पिरिट को नहीं देख सकता। फिर कोरिन बताता है कि इस गेम में घोस्ट्स और स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर अब कोरिन उनको देख नहीं सकता तो स्पिरिट उसे कुछ हार्म नहीं कर सकती। और लास्ट कमांडमेंट थी ओथ, और कोरिन इस लास्ट कमांडमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि इस कमांडमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए पार्क सीहू और उसने इसे पास्ट लाइफ में यूज नहीं किया था। पर पार्क सीहू के पास सिस्टम होने के बावजूद वो फाइनल बॉस से हार गया, इसलिए कोरिन इस बार इसका यूज करने से नहीं डरता और वो दुनिया को बचाएगा ये ओथ ले लेता है। और इसी के साथ सारे कमांडमेंट कोरिन के हार्ट में लॉक हो जाते हैं। पर अगर कोरिन इस कमांडमेंट का पालन करने में नाकाम रहा तो ये कमांडमेंट उसकी जान ले लेगा। देन इसके बाद हम अलीशा को देखते हैं, जो अभी नींद से जागी होती है। पर जैसे ही वो उठने का ट्राई करती है, उसे लगी चोट की वजह से उसे उठने में प्रॉब्लम होती है और उसे जागा हुआ देख के साइड में खड़ी नर्स भी खुश होती है।
देन अलीशा उस नर्स को पूछती है कि वो कहाँ है, और नर्स बताती है कि वो मेरकबा सिटी हॉस्पिटल है। उसके बाद वो नर्स को कॉरिन के बारे में पूछती है, पर नर्स बताती है कि वो कब का चला गया, और ये बात बेचारी अलीशा को उदास करती है। पर नर्स उसे अभी हिलने डुलने से मना करती है। इसके बाद उसकी नज़र उसके सामान की तरफ जाती है, जिसमें कॉरिन का बेल्ट भी था, और अलीशा उस बेल्ट को अपने हाथों में पकड़ती है और उसे सीरियसली घूरती रहती है। देन वो अचानक से साइड में खड़ी नर्स को आवाज़ देती है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है, और अलीशा उससे कहती है, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मुझे हनी बॉम्ब कैंडी मिलेगी? और नर्स वो तो पहले कंफ्यूज होती है, पर बाद में वो उससे कहती है कि वो अभी सिर्फ स्टू ही खा सकती है। अब फाइनली मेरकबा अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है, और कॉरिन अकेडमी में एंटर करने के लिए उसका पास ढूंढ रहा होता है। पर तभी उसे उसके पॉकेट में उसकी माँ का लेटर मिलता है, जिसे पढ़ के कॉरिन थोड़ा भावुक हो जाता है और उस समय को याद करता है जब वो इस दुनिया में आया था। पहले पहले तो वो इन लोगों से डरा हुआ था, पर उसकी फैमिली ने उसे वो जैसा था उसे वैसा एक्सेप्ट किया, और बाद में कॉरिन भी अपनी फैमिली को प्यार करने लगा। और यही डिफरेंस था जो सीहू में और उसमें था। इसके बाद हम अकेडमी के ट्रेन स्टेशन को देखते हैं, जहां सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी ट्रेन ढूंढ रहे थे। इसके बाद एक लड़की सबको आवाज देती है कि यहाँ आए, और ये इस गेम की फीमेल लीड्स में से एक थे, मैरियट डनलिफ। इसके बाद वो कॉरिन से मिलती है और उसकी थोड़ी तारीफ करके उसे एक पोटैटो ऑफर करती है, और बाद में सबको अकेडमी की सैर कराने के लिए ले जाती है। और सैर के दौरान वो सारे स्टूडेंट्स को अकेडमिक फैसिलिटीज के बारे में समझा रही होती है। और इसी दौरान कॉरिन थोड़ा मैरियट के बारे में बताता है कि वो एक फर्स्ट क्लास सेकेंड ईयर मेरकबा अकेडमी की मेज है, पर साथ ही में वो इस गेम के फर्स्ट एक्ट की फाइनल बॉस है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स अकेडमी पहुंच जाते हैं, और मैरियट वो सबको लक विश करके वहां से चली जाती है। और अब हम मेरकबा अकेडमी के इंटीरियर को देखते हैं, जहां किसी रूम में सारे स्टूडेंट्स जमा थे, बट कॉरिन को छोड़ के बाकी सब की फटके 4 हो रखी थी। और इसके अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स हवा में उड़ने लगते हैं, पर कॉरिन वो अब भी काम था। फिर कॉरिन थोड़ा मेरकबा अकेडमी के बारे में बताता है कि इस दुनिया के लोग एंशिएंट टाइम से ईवल ट्राइब से लड़ते आ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो सबसे इफेक्टिव वेपन था वो थे सुपर ह्यूमंस, जो ऑरा और मैना यूज कर सकते थे। और मेरकबा अकेडमी ऐसे ही स्टूडेंट्स ट्रेन करने का काम करती है। इसके बाद एक आदमी सारे स्टूडेंट्स को आवाज देता है और खुद को प्रोफेसर फर्मैक डैमन करके इंट्रोड्यूस करता है, जो इस बार इनका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था। पर कॉरिन पे आए तो वो इसे देख के खुश था, और फर्मैक वो एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद सबको उनकी रैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहां कॉरिन की रैंक 6th थी, एंड मैना और एबिलिटी सारी लो थी, जिसे देख के वो कुछ ज्यादा खुश नहीं था। इसके बाद फर्मैक सबको उनकी रैंक नंबर के हिसाब से लाइन में लगने को कहता है, और एक डेविल स्माइल के साथ सबको गुड लक विश करता है। और इसके अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड रैंक के थे, और एक येलो हेयर वाली इंस्ट्रक्टर इन लोगों के टेस्ट को मेजर करने से मना करती है। और अगर सेकंड रैंक के स्टूडेंट्स को देखें तो इनमें ग्रैंड डॉटर ऑफ द स्वॉर्ड जीनियस की अलीशा अर्डेन, एवलोएंस ड्रूइड की यूएल, मर्सनरी ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल का ड्रोन वॉर्स्की, एंड गोलम सॉर्सरर क्रैनल लूडन था। और फर्स्ट रैंक में सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी, जो कि एक हेवनली यक्षा ह्वारन थे, जिसे देख के वो येलो हेयर वाली इंस्ट्रक्टर थोड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो भी इस बार एकेडमी में होगी। देन हम एक आदमी को देखते हैं जो इस टेस्ट का इंचार्ज था, और वो यही कहता है कि इन 6th रैंक के स्टूडेंट्स का टेस्ट करने का क्या फायदा है, और उनको इस टेस्ट से बाहर निकालने का सोचता है। पर उसके पीछे से येलो हेयर वाली लेडी उसे डराती है और कहती है, डायरेक्टर ने कहा था सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट देना होगा, तो क्या तुम उनका ऑर्डर डिसोबे करना चाहते हो? और उसकी बातों से डर के वो 6th रैंक स्टूडेंट्स का टेस्ट स्टार्ट कर देता है। और टेस्ट स्टार्ट होने के साथ ही कॉरिन के सामने एक वेपन केस आके गिरता है, और अगले ही पल अनाउंसमेंट होती है कि अगले 30 सेकंड में मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू होंगे, इसलिए अपना वेपन चुने। और कॉरिन वो बताता है कि इस समय आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्वॉर्ड चूज की होगी, जो कि उसने भी पास्ट लाइफ में की थी, और इन्हीं बातों में उसके पीछे मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर कॉरिन कहता है कि एक स्पीयर को सीखने के लिए 100 दिन लगते हैं, और एक ब्लेड को सीखने के लिए 1000 दिन, पर एक स्वॉर्ड को सीखने के लिए 10,000 दिन। और इसलिए वो स्पीयर को चूज करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके एक अटैक में ही एक मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, और उसके साइड वाला मॉन्स्टर ये देख के उसकी भी फट जाती है। बट कॉरिन इसके अगले ही पल बिना रुके सारे मॉन्स्टर्स को विदिन मिनट में मार देता है। और अब सारे मॉन्स्टर मारने के बाद वो अपना स्पीयर उन मॉन्स्टर के बॉडी से निकालता है, और इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने में उसे सिर्फ 12 सेकेंड्स ही लगे थे। देन वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, जहां वो इन हाउंड्स में से एक को भी मार नहीं पाया था, पर यह टाइम डिफरेंट है, इस बार वो सबको मारेगा। देन इसके बाद वो नेक्स्ट मॉन्स्टर का इंतजार करता है,
पर 5 मिनट होने के बावजूद कोई भी मॉन्स्टर नहीं आता, जिससे वो नर्वस होता है और सोचता है कहीं सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई। पर हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे इंस्ट्रक्टर पर आए तो वो इन सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से नाखुश था, क्योंकि जब वो इन स्टूडेंट्स की उम्र का था उसने सारे मॉन्स्टर्स को 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया था और सारे 5th रैंक के स्टूडेंट्स ही इतना बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर को लगा कि 6th रैंक वाले क्या ही उखाड़ लेंगे। पर जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन की तरफ जाती है, वहां कोरिन सारे मॉन्स्टर्स को मार के आराम कर रहा था और ये देख के उस इंस्ट्रक्टर को लगा कि शायद कोरिन के टेस्ट के लिए मॉन्स्टर समन ही नहीं हुए। पर वो उसे बग समझता है और कोरिन के लड़ने के लिए सेम हाउंड्स को भेजता है और फिर बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने चला जाता है। बट कोरिन वो फिर से विद इन मिनट में इन सारे हाउंड्स को खत्म कर देता है और इंस्ट्रक्टर पर आए तो वो इस अनाउंसमेंट को सुन के खुश था कि किसी ने 7 मिनट में इस टेस्ट को क्लियर कर लिया। पर जब वो वापस कोरिन की स्क्रीन की तरफ देखता है, वो कोरिन को फिर से आराम करता पाता है, जहां वो फिर शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो हेल्प के लिए अपने साथी इंस्ट्रक्टर को चेक करने के लिए कहता है। बट साथी इंस्ट्रक्टर सिस्टम चेक करके कहता है, नहीं, ये 20 साल में कभी खराब नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। पर वो इंस्ट्रक्टर मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना यह था कि कोरिन जैसा 6th रैंक बहुत पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। इसलिए उसे लगा कि मॉन्स्टर ही समन नहीं हुए होंगे। पर वो साथी इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है, क्या तुमने चेक किया था कि मॉन्स्टर समन हुए या नहीं। पर उस इंस्ट्रक्टर के इस चेहरे को देख के वो समझ जाता है कि उसने नहीं किया और वो कोरिन के टेस्ट के लिए वही सेम हाउंड फिर भेज देते हैं, जिसे फिर से देख के कोरिन इरिटेट हो चुका था। पर इस बार वो बिना टाइम वेस्ट किए एक साथ 3 स्पीयर फेंक के सारे हाउंड्स को 7.3 सेकंड्स में खत्म कर देता है और इस किलिंग स्पीड को देखकर दोनों इंस्ट्रक्टर के होश उड़ जाते हैं। देन एक इंस्ट्रक्टर फॉर्मैक से पूछता है कि 3rd और 4th रैंक के स्टूडेंट्स ने कितने टाइम में इन हाउंड्स को खत्म किया और फॉर्मैक बताता है कि जेगर नाम के लड़के ने 3 मिनट और 30 सेकंड्स में सारे हाउंड्स को खत्म किया। और फॉर्मैक पूछता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। बट इंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कह के बात टाल देता है और कोरिन से लड़ने इस बार 4th रैंक के बोर को भेज देता है, जिसे कोरिन सिर्फ 3.7 सेकंड्स में हरा देता है और नेक्स्ट 3rd रैंक मॉन्स्टर आउल बेयर को भेजता है, जो कि कोरिन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। पर कोरिन इस बार अपने रून मैजिक केनाज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आउल बेयर आग से जलने लगता है और इस रून मैजिक को देखकर सारे इंस्ट्रक्टर के साथ फॉर्मैक भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। पर आउल बेयर पे इस अटैक का कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो कोरिन पे फिर से अटैक करता है। पर कोरिन इस अटैक को ब्लॉक करके आउल बेयर के सिर के ऊपर जाता है और नेक्स्ट अटैक में उस आउल बेयर को भी मार देता है। और इस बैटल को देखकर साथी इंस्ट्रक्टर वो थोड़ा शॉक था कि सिर्फ एक 6th रैंक वाले बच्चे ने कैसे उस 3rd रैंक मॉन्स्टर को मार दिया। और अब कोरिन और ईविल स्पिरिट की फाइट देखने के लिए वो एक्साइटेड था और इसके नेक्स्ट ही पल कोरिन के सामने एक 5th रैंक का ईविल स्पिरिट अपीयर होता है और कोरिन भी फील करता है कि उसके सामने कुछ तो अपीयर हुआ है, पर उसके रिस्ट्रेन कमांडमेंट की वजह से वो स्पिरिट को देख नहीं सकता और ना ही स्पिरिट उसे कुछ हार्म कर सकती है। इसलिए वो 1 मिनट तक काउंट करता है, पर वो स्पिरिट से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो इस मैच से विड्रॉ कर लेता है। और बाद में कोरिन उस इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा होता है, जैसे वो उसे शाबाशी देगा। बट इंस्ट्रक्टर तो कोरिन की परफॉर्मेंस देख के शॉक था। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स उनके रिजल्ट्स देखने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसी बीच कोरिन की नज़र एक लड़के पे जाती है जो छाती चौड़ी करके खड़ा था, जो इस गेम का एक एनपीसी जेगर हिंच पीटर था। और कोरिन के पास्ट लाइफ में जेगर ने सीहू के साथ कुछ ज्यादा ही खुजाया था, इसलिए सीहू ने उसका पत्ता ही साफ कर दिया था। हालांकि कोरिन भी मानता है कि जेगर कुछ ज्यादा ही नालायक बच्चा है। बाद में वो दूसरे लड़के को देखता है जो लार्क था, जिसे स्टूडेंट्स मॉक कर रहे थे क्योंकि वो 5th रैंक का होने के बावजूद किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। और पास्ट लाइफ में इसने भी सीहू के साथ खुजाने के कारण सीहू ने इसका भी राम नाम सत्य कर दिया था। इसके बाद एक वॉइस सडनली सबका अटेंशन ग्रैब करती है, जो इस एकेडमी के डायरेक्टर एरियू कसार की थी और सारे स्टूडेंट्स को आज के उनके परफॉर्मेंस के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। और आगे वो कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ के सारे प्रोफेसर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और यही सब कह के अपनी मोटिवेशनल स्पीच खत्म कर देते हैं और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपने काम पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम जेगर पे आते हैं, जो लार्क को नोटिस करता है, जो एक कॉर्नर में अपनी एक बुक पढ़ रहा था और बाद में उसके पास जाके उसे धमकी भरे टोन में उससे उसकी रैंक पूछता है। और इस बर्ताव से बेचारा लार्क थोड़ा डर जाता है। पर तभी कोरिन की नज़र लार्क पे जाती है, जिसे जेगर उसके टेस्ट के रिजल्ट के लिए चढ़ा रहा था। और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कोरिन जेगर के पीछे से आके उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसके टैटू के बारे में पूछता है और थोड़ी उसकी तारीफ भी करता है, जिससे जेगर भी इंप्रेस होकर उसे बताने लगता है कि ये उसकी माँ ने बनाया है, जो कि टैटू आर्टिस्ट है। और कोरिन स्माइल के साथ उससे पूछता है, क्या ऐसे टैटू तुम्हारे बॉडी पर कहीं और भी हैं। बट उसे अपने पास्ट लाइफ का एक पल याद आता है, जहां जेगर की माँ उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो मिसिंग था और जेगर का गर्दन का टैटू शो के लिए नहीं, बल्कि उसकी माँ ने उसके लड़के के सेफ्टी के लिए बनाया था।
और अभी प्रेजेंट पे आए तो जेगर अपने सारे टैटूज कोरिन को खुशी से दिखा रहा था। और इसके बाद कोरिन अपना नाम उसे बताता है और जेगर भी रिप्लाई में उसे अपना नाम बताता है। और इसके बाद कोरिन साइड बैठे लार्क से उसका नाम पूछता है और ऐसे ही बातें करते करते ये दोस्त बन जाते हैं। और ये सब अलीशा पीछे से देख के खुश थी कि कैसे कोरिन ने लार्क को बुली होने से बचाया, जिससे कोरिन उसे अच्छा इंसान लगा। और कोरिन भी इस बात से खुश था कि वो लार्क पे अपना गुड इंप्रेशन छोड़ पाया, क्योंकि वो आगे चल के उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला था। पर अलीशा, वो तो कोरिन के इस भयानक स्माइल से भी इम्प्रेस थी कि इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। इसके बाद कोरिन थोड़ी मर्कबा एकेडमी की तारीफ करता है, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटीज फ्री में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ का कैफेटेरिया बाहर से सस्ता है और यहाँ रहने के लिए डॉर्म्स भी फ्री मिलते हैं। पर इनमें अगर सबसे ज्यादा कोरिन को जो चीज पसंद है वो है ट्रेनिंग रूम, क्योंकि यहाँ इम्पॉसिबल ट्रेनिंग भी पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि कोरिन स्पिरिट्स को देख नहीं सकता, पर इस ट्रेनिंग रूम फैसिलिटीज की वजह से कोरिन स्पिरिट्स से लड़ सकता है। और कोरिन को इस तरह की ट्रेनिंग करता देख दो स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते हैं, ये कह के कि स्टूडेंट्स तो यहाँ प्रैक्टिस करने उनके सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, शायद इसने किसी से इस ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा। और उसका साथी भी उसके सपोर्ट में कहता है, हाँ, इवन हम सेकेंड ईयर के यहाँ टिक नहीं पाते तो ये कहाँ टिकेगा। और उनके पीछे खड़ी मैरियट वो भी कोरिन को ही देख रही थी। पर अगर हम कोरिन को देखें, वो तो इन स्पिरिट से मार खा रहा है। देन इसके बाद कोरिन को एक इंस्ट्रक्टर आवाज देता है, जिसे लास्ट टाइम कोरिन और स्पिरिट की फाइट देखने को नहीं मिली थी। और अब कोरिन इंस्ट्रक्टर को देख के ग्रीट करता है और वो इंस्ट्रक्टर कोरिन से क्वेश्चन करता है कि तुम क्यों स्पिरिट बॉडी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। और कोरिन रिप्लाई करता है कि उसे अपनी स्पीयर स्किल्स इंप्रूव करनी है। और वो आगे कोरिन से पूछता है, क्या तुम कर लोगे? और कोरिन भी रिप्लाई करता है कि हाँ, वो कर लेगा। पर उसके मन में अलग ही बात चल रही थी कि ये बुढ़ा मुझसे मिलने क्यों आया है, मैंने एग्जाम के बीच कुछ गलत कर दिया था क्या? पर इंस्ट्रक्टर वो तो पहले कोरिन को गुस्से से घूरता है, पर अगले ही पल वो उसके चेहरे पर मुस्कान लाके कोरिन की तारीफ करके उसे कुछ फ्री फूड टिकट्स देता है। और कोरिन वो तो इस सडन बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज था, बट इंस्ट्रक्टर उसे कहता है, अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। और अब कोरिन चैन की सांस लेता है और कहता है, मैं तो फालतू में डर रहा था, ये आदमी ऐसा इंसान है जो फूड के जरिए अपना प्यार जताता है। और ये कह के कोरिन अपनी ट्रेनिंग फिर स्टार्ट कर देता है। और हम मैरियट को देखते हैं, जो कोरिन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। और कोरिन वो स्पिरिट के साथ अपनी फाइट को कंटिन्यू करता है, बट स्पिरिट उसे एक अटैक में ही दूर फेंक देती है। और जब कोरिन फ्लोर पे गिरा हुआ था तो उसके चेहरे के ऊपर मैरियट एक रुमाल रख देती है और पूछती है, क्या ये हार्ड है? और कोरिन रिप्लाई करता है, हाँ, कुछ ज्यादा ही। इसके बाद वो अपने मैजिक से ग्लास में पानी भर के कोरिन को पीने के लिए देती है और उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है, तुम्हें बार बार इसे ट्राई करना होगा, तब जाके तुम इसे अगली बार अच्छे से कर पाओगे। पर कोरिन कहता है, अगली बार? मेरे पास 3 साल थे और पार्क सीहू भी, जिसके पास स्टैट विंडो और कॉम्बिनेशन विंडो थी, जिससे वो पोशंस और स्किल बुक्स बनाता था। पर अब मैंने उसे मार दिया है, इसलिए मुझे ही खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद कोरिन मैरियट को थैंक्स बोल के उसे उसका ग्लास वापस कर देता है और मन में ठान लेता है कि वो स्ट्रांग बनेगा। और इसके लिए कोरिन सबसे पहले उसकी लिमिट फाइंड करने का ट्राई करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ की कितनी एबिलिटीज इस लाइफ में यूज कर सकता है। और ये कहने के साथ ही वो अपने पास्ट के स्पीयर अटैक्स ट्राई करता है और वो इसके साथ अपनी पास्ट की बातें याद करता है, जहां उसके पास ना ही स्ट्रांग बॉडी थी और ना ही ऑरा और ना ही मैजिक पावर, और सिर्फ पार्क सीहू की इंफॉर्मेशन और फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट से वो इस गेम के विलन्स को नहीं हरा सकता। और इसी कारण से उसने पास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत की और इसलिए उसे भरोसा है कि उसकी पिछली 3 साल की मेहनत उसे धोखा नहीं देगी। और इसी भरोसे के साथ वो अपना स्पीयर ऊपर हवा में स्पिरिट बॉडी के ऊपर फेंकता है, जिसे स्पिरिट बॉडी ईजिली डॉज कर लेती है। और ये देख के मैरियट को लगता है कि कोरिन ने शायद गिव अप कर लिया, पर अगले ही पल वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कोरिन उसका स्पीयर हवा में जाके पकड़ता है और मिड एयर में ही अटैक करके स्पिरिट बॉडी को मार देता है, जिसे देख के मैरियट सिर्फ यही कहती है कि स्ट्रॉन्ग, आउटस्टैंडिंग जैसे छोटे वर्ड्स उस पे सूट नहीं करेंगे, क्योंकि कोरिन उसकी नजरों में एक ऑसम पर्सन है। पर शायद इतनी तारीफ कोरिन को पचती नहीं और अगले ही पल वो जमीन पे धड़ाम से आके गिरता है
और उसके लास्ट अटैक से उसके स्पीयर के साथ वो भी पूरा टूट चुका है और वो सोचता है कि उसने शायद इस बॉडी को उसकी औकात से कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, जहां मैरियट सबको ग्रीट करती है और सबको स्कूल की फैसिलिटीज दिखाने ले जाती है। पर अगर हम कोरिन पे आए तो वो आलू खा रहा था और यही सोच रहा था कि अगर उसे पावरफुल बनना है तो सबसे पहले उसे खुद की बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा। और इस बार उसके पास सीहू के एलिक्सर्स भी नहीं है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। और अभी उसे कोई पावर दे सकता है तो वो है उसके कमांडमेंट्स। और ये कहने के साथ ही वो उसके पीछे खड़े लार्क को देखता है जो बुक पढ़ रहा है। और इसके अगले ही पल वो लार्क के कंधे पे हाथ रख के उसे कुछ खाने के लिए इनवाइट करता है, जिससे लार्क तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। बट जब अगले ही पल कोरिन ग्रिमोवीर्स की बात करता है, जिसे सुन के लार्क थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद कोरिन हमें ग्रिमोवीर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि ये एक टाइप की स्किल बुक है जिसे पढ़कर हम आराम से मैजिक कर सकते हैं। फिर हम मर्कबा एकेडमी की लाइब्रेरी को देखते हैं, जहां इस दुनिया का सारा नॉलेज फ्यूचर की जनरेशन के लिए सेव करके रखा है। बट कोरिन इन सारी बातों को बकवास मानता है, क्योंकि उसे पता है ये जगह नॉलेज पास करने के लिए नहीं बल्कि ग्रिमोवीर्स छुपाने के लिए यूज की जाती है, जैसे किसी जंगल में हम किसी पेड़ को छुपा रहे हों। बट लार्क को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कोरिन सिर्फ अपना वादा पूरा करे, और कोरिन इस बात से अग्री करता है। पर लार्क को उसकी पहले शर्तें माननी पड़ेंगी। इसके बाद कोरिन थोड़ा लार्क के बारे में बताता है कि लार्क एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और साथ ही उसे सारी तरह के स्पेल्स भी याद है। पर उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका मैजिशियन और माना लेवल लो होने के कारण उसे उसकी स्किल्स यूज करने में डिफिकल्टी होती है। पर अगर ग्रिमोवीर्स आपके पास हो तो बात कुछ और होती है। और इसके बाद कोरिन एक बुक शेल्फ से नीचे फेंकता है, जिससे लार्क वो एनॉय हो चुका था, क्योंकि कोरिन कब से बुक्स फेंके जा रहा है। पर कोरिन वो एक हिडन डोर ढूंढ लेता है और लार्क को उसके पीछे आने को कहता है। और फिर बीच रास्ते में रुककर कोरिन लार्क को आवाज देता है और उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है। और लार्क भी तैयार था। वो कोरिन से कहता है कि वो उसके साथ मिलके ईविल स्पिरिट से लड़ने में उसकी पूरी मदद करेगा। पर भोले लार्क को क्या पता था कि कोरिन उसका चूतिया काट रहा है, क्योंकि इसके अगले ही पल कोरिन लार्क के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे लार्क वन शॉट नॉकडाउन हो जाता है। बट कोरिन वो बताता है कि वो यहाँ लार्क की मदद करने ही आया है और साथ ही एक ईविल स्पिरिट कैप्चर करके उसे एक स्पेशल क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है, जिससे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। कोरिन को जिससे लड़ना है वो एक स्पेशल टाइप का ईविल स्पिरिट है जो उसके पीछे आ चुका है। और कोरिन एक्सप्लेन करता है ये क्वेस्ट कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लेयर को जिससे लड़ना है वो जनरल ड्यूक है, जिसका 800 साल पहले साउथ में राज था, और उसी सेम पावर के साथ अभी वो कोरिन पे अटैक करता है। बट कोरिन उसके कमांडमेंट्स की वजह से ना ही उस स्पिरिट को देख सकता है और ना ही उसके अटैक कोरिन को कुछ कर सकते हैं। और कोरिन को तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि ड्यूक की स्पिरिट उस पर हमला कर रही है, और कोरिन यही सोच रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है। पर बाद में वो उस ड्यूक की स्पिरिट को आवाज देता है और कहता है, भाई देख, मैं तुझे देख नहीं सकता, इसलिए तू इस लड़के की बॉडी में घुस जा। और ये नालायक उसे लार्क की बॉडी में घुसने को कहता है। इसके बाद कोरिन थोड़ा ड्यूक के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस दुनिया में कुछ कारणों की वजह से नॉर्मल इंसान डेमी ह्यूमंस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ। और सेबेंशिया ड्यूक इनमें से ही एक था, जो एक दिन ऐसे ही वैम्पायर बना और अपने सर्वेंट को मार दिया। हालांकि उसने अपने वैम्पायर इंस्टिंक्ट्स को रोकने की कोशिश तो की, पर वो नाकाम रहा और खुद पे कंट्रोल ना होने के कारण उसने उसकी वाइफ और बच्ची को कैसल से निकाल दिया। और वो और लोगों की जान ना ले, इसलिए उसने खुद को एक मैजिक बुक के अंदर सील कर दिया, जो कि एक ग्रिमॉयर है जिसे कोरिन ढूंढ रहा है। और अभी हम लार्क को देखते हैं, जिसे सेबेंशिया ड्यूक ने पोजेस कर लिया है, और वो पूरी ताकत के साथ कोरिन पे अटैक चार्ज करता है। बट कोरिन अभी ये रिवील करता है कि उसने लार्क को ही क्यों चुना। अगर लार्क जैसे को कोई स्पेशल ईविल स्पिरिट पोजेस कर ले तो वो अपनी मैक्स फिजिकल पावर्स को रियलाइज कर सकता है। बट लार्क इस गेम का ऐसा कैरेक्टर है जिसके सबसे ज्यादा लो फिजिकल स्टैट्स है। और ये कहने के साथ कोरिन लार्क को एक ही पंच में फिर से सुला देता है। हालांकि कोरिन लार्क से माफी तो मांगता है, पर यह क्वेस्ट कंप्लीट करने का सबसे इजी वे था। और आगे कोरिन बताता है, अगर वो पजेस्ड लार्क को अभी मार देता है तो उसे हाईएस्ट ग्रेड आइटम मिलेगा, जो है ड्यूक का केप और वैम्पायर्स आर्मर, जिसे सीहू पहना करता था, जिससे उसे फ्यूचर में बहुत मदद भी मिली। बट कोरिन वो सीहू से डिफरेंट है। इसके बाद वो सेबेंशिया ड्यूक को कहता है, क्या तुम क्यूरियस हो तुम्हारी वाइफ और डॉटर के बारे में जानने के लिए? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी और वाइफ ने कैसी जिंदगी जी?
और इसी के साथ कोरिन सेबेंशिया ड्यूक को सारी बातें बताता है कि कैसे उसकी वाइफ की डेथ हुई और कैसे उसकी डॉटर एक अमेजिंग एडवेंचरर बनी। और कोरिन इस बार इस क्वेस्ट को डिफरेंट वे से फिनिश करने का ट्राई करता है, क्योंकि उसके पास भी अब एक फैमिली है और ड्यूक की बेचारी सोल को वो ऐसे ही तड़पता नहीं देख सकता। और इसके बाद सेबेंशिया ड्यूक उसके अभी तक के किए गए बर्ताव के लिए कोरिन से माफी मांगता है, और कोरिन से थोड़ी और बात करने के बाद ड्यूक की सोल को मुक्ति मिल जाती है। और कोरिन को इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिलते हैं, जो है एक एपिक लेवल की ड्यूक की सोल डस्ट और 2 ग्रिमॉयर, जिसमें से एक ग्रिमॉयर कोरिन खुद यूज कर लेता है, जिससे उसे परसिस्टेंट वॉरियर्स रीजनरेशन नाम की एबिलिटी मिलती है, जिसका फायदा यह है कि जब तक कोरिन अपनी लड़ने की स्पिरिट एंड विल को ना खोए, तब तक ये एबिलिटी उसे रिकवर करती रहेगी। और कोरिन याद करता है ये सेम एबिलिटी उस चमन चुतिए सीहू के पास भी थी, पर उसे कभी चोट लगती ही नहीं थी, इसलिए कोरिन को नहीं पता कि ये एबिलिटी उसे कितना रिकवर कर सकती है। और अब फाइनली लार्क भी होश में आ जाता है और कोरिन उसे बताता है कि तुम्हें ईविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया था। पर लार्क उससे क्वेश्चन करता है, क्या किसी का मुंह भी सूज जाता है जब कोई ईविल स्पिरिट किसी को पोजेस करे? पर कोरिन वो तो भोले बनने का नाटक करते हुए कहता है, हाँ शायद होता होगा। और फिर कोरिन लार्क को ग्रिमॉयर देता है, जिसे देख के लार्क सरप्राइज था और वो कहता है, क्या मैं सच में इसे ले सकता हूँ? और कोरिन अपना लास्ट रीजन बताता है कि उसने लार्क को क्यों चुना, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं तब उन्हें भी रिवॉर्ड मिले तो कैसा लगता है। और इसके साथ उसकी कमांडमेंट ड्यूटी उसे भले लोगों की मदद करने के लिए रिवॉर्ड देती है, जो कि 80 स्टैट्स पॉइंट्स होते हैं, जिसे देख के कोरिन शॉक था, क्योंकि इस गेम में लेवल अप करने पर सिर्फ 5 ही स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, और जो ये स्टैट पॉइंट्स उसे अभी मिले हैं वो उसे 16 बार लेवल अप करने पे मिलते। पर कोरिन अब इन सारी बातों को इग्नोर करके लार्क को उठा के ले जा रहा होता है, और इसके साथ ही ये क्वेस्ट भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि क्यों कोरिन को 80 स्टैट पॉइंट्स मिले, क्योंकि उसने लार्क के साथ साथ ड्यूक की भी मदद की। इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग रूम को देखते हैं, जहां मारियट कुछ कुत्तों को कुछ लड़कों को आलू बांट रही होती है, और बाद में वो कोरिन के पास जाके उससे पूछती है, क्या तुम आज भी स्पिरिट बॉडी से फाइट करने के लिए जाओगे? और कोरिन उसे हाँ में रिप्लाई देता है, और मारियट वो कोरिन से कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है और मैं तुम्हें यहां से चीयर भी करूंगी। पर ये लवी डवी सीन देख के उन आलू खा रहे कुत्तों की उन लड़कों की जलने लगती है, और वो मारियट से कहते हैं, वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे झूठी आशा मत दो। पर मारियट एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उन्हें रिप्लाई देती है, तो ऐसी बात है। और ये कहने के साथ वो कोरिन के ऊपर 2 गोल्ड कॉइन का सट्टा लगा देती है, जिससे एक्साइटेड होकर सारे लोग अपने पैसे कोरिन की हार के ऊपर लगा देते हैं। पर कोरिन इनकी हरकतों से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ प्रैक्टिस करने आया था, ना कि खुद पे सट्टा लगवाने। बट कोरिन अपनी फाइट पे फोकस करता है, और वो क्यूरियस है कि वो उसे मिले स्टैट पॉइंट से कितना स्ट्रांग हुआ है, इसलिए वो अपना वीकेस्ट बेसिक अटैक स्टैब ऑमिनस सर्पेंट का यूज करता है। और जो टेक्निक कोरिन ने लास्ट टाइम स्पिरिट बॉडी को हराने के लिए यूज की थी, ये उससे भी वीक है। और कोरिन को लगा कि उसे इस बार स्पिरिट बॉडी को हराने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पर अगले ही पल वो एक ही अटैक से स्पिरिट बॉडी हार जाती है, जिससे सट्टोरी क्राउड के साथ कोरिन खुद भी शॉक था कि उसने सिर्फ बेसिक अटैक से स्पिरिट को हरा दिया, और वो सोचता है कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और उसके पीछे मारियट आके उससे कहती है, कल तुम्हें स्पिरिट को हराने के लिए 3 अटैक्स लगे थे, पर आज तुमने एक ही अटैक में उसे हरा दिया। पर कोरिन इस बात से सरप्राइज था कि मारियट एक मेज होने के बावजूद उसने उसके अटैक को कैसे ट्रैक किया। कोरिन तो उसकी आईसाइट को देख के सरप्राइज था, पर मारियट वो कोरिन में सट्टे में जीते हुए पैसे उसे देती है, और अब उन सट्टोरियों पे आए तो वो तो अपने पैसे हारने की वजह से रो रहे हैं। सालों और लगाओ सट्टा। और अब हम वापस कोरिन पे आते हैं, जहां उसका सरप्राइज चेहरा देख के मारियट उससे पूछती है, क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है? पर कोरिन वो तो लालची चेहरा बना के कहता है, इस दुनिया में कोई चुतिया ही होगा जिसे पैसे ना पसंद हो। और मारियट के पास से अपना हिस्सा लेके वो अपने मन में कहता है, मारियट तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बस ऐसे ही फ्यूचर में काम करते रहना। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहां कोरिन आलू खा रहा था और खाते खाते यही सोच रहा था कि मुझे पास्ट लाइफ में मेरे मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए गांड फाड़ मेहनत करनी पड़ी थी, और मैं अभी भी एनलाइटनमेंट के 6 स्टेप्स में से 5th स्टेप पर ही हूं। पर इस बार कोरिन ने उसके स्पीयरमैनशिप में पास्ट लाइफ से फास्ट एडवांसिंग की है, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं है। बस अभी एक ही प्रॉब्लम है, वो है रून मैजिक, जिसे वो अपनी पास्ट लाइफ में भी इंप्रूव नहीं कर पाया था, क्योंकि वो रून मैजिक यूज करने के लिए इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ माना चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर ले तो वो अपने पास्ट लाइफ से ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। पर जैसे ही कोरिन ये सब सोचते हुए जा ही रहा था, उसे कोई आवाज देता है, और इस आवाज को कोरिन पहचान लेता है और कहता है, भले ही वो अपनी स्पीयरमैनशिप को कितनी भी पॉलिश करे या रून मैजिक मास्टर भी क्यों ना कर ले, तब भी कोई है जिसे वो हरा नहीं सकता। एक फीमेल कैरेक्टर जिसे मारने के लिए खुद पार्क सीहू की भी गांड फट जाती थी। इस गेम की सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक
हेवनली यक्षा जिसका नाम हरान है। और कोरिन वो यही सोचता है कि वो इस समय यहाँ क्या कर रही है और मुझसे क्यों बात कर रही है। बट कोरिन को पता है कि वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पर तभी हरान उसे आवाज देती है और कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता तुम उस बॉडी के ओनर हो। जिसे सुन के कोरिन कंप्लीटली शॉक था कि उसे कैसे पता कि मैंने ये बॉडी पजेस कर रखी है। पर कॉरिन ये बात जानता है कि ह्वारेन खुद एक चलती फिरती जिंदा लाश है जिसकी बॉडी में दो सोल्स हैं, एक ह्यूमन और दूसरी मॉन्स्टर की। और जो सोल लाइफ एंड डेथ के बीच में हो वो दूसरों की सोल के कलर को देख सकती है। हालांकि ह्वारेन के लिए अजीब बात यह है कि वो दूसरों के सोल को नहीं देख सकती। पर ह्वारेन कॉरिन से और क्वेश्चन करती है कि मुझे बताओ कि कैसा महसूस होता है जब तुम ओरिजिनल सोल को क्रश करके उसकी जगह ले लेते हो। और कॉरिन रिप्लाई में कहता है, मुझे नहीं पता। और बाद में वो उसके पास्ट लाइफ को याद करता है जहां वो हमेशा चिंता में रहता था कि कॉरिन लॉच और वो क्या अलग इंसान है, क्या उसकी मेमोरीज जो उसे मिली हैं क्या वो उसकी नहीं है। देन मैं कौन हूं जिसने मिडिल स्कूल हाई स्कूल पास किया और मिलिट्री में गया। पर ये सारी बातें आखिर में सब बकवास थीं। पर ह्वारेन की बात अलग है क्योंकि उसकी ओरिजिनल बॉडी की सोल अभी भी उसी बॉडी में है। और आगे ह्वारेन वो कॉरिन से कहती है कि तुम एक चोर हो और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है उस बॉडी का। पर कॉरिन उसे एक कहानी सुनाता है कि मेरे होमटाउन के साइड वाले नेबरहुड में एक आदमी रहता है जो एक ग्रीन मॉन्स्टर बन जाता है जब वो गुस्सा होता है। उसका नाम ब्रूस है। पर पता है उनमें सबसे मजेदार बात क्या है कि उन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से हेट करती हैं। और यही सबसे मजेदार बात है क्योंकि उन दोनों की खूबियां अलग अलग हैं। और इस बात से कॉरिन ह्वारेन को यही समझाना चाहता था कि भले ही सोल ओरिजिनल हो या न्यूली फॉर्म्ड, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ही होते हैं। और भले हम चाहें या ना चाहें, हम एक ही शरीर में पैदा हुए हैं और पैदा होना कोई पाप नहीं है। पर ह्वारेन वो कॉरिन से कहती है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पैदा होना ही पाप है। पर कॉरिन इसके जवाब में कुछ नहीं कहता क्योंकि ह्वारेन एक 3 साल की बच्ची है जो अपने खुद के दर्द से जूझ रही है। और कॉरिन उसे बाय करके वहां से चला जाता है। अगर दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कॉरिन ने क्यों ह्वारेन को 3 साल की बच्ची कहा, तो ह्वारेन के अंदर 2 सोल्स हैं और जो सेकंड सोल है वो 3 साल की है और ओरिजिनल सोल कॉरिन की उम्र की ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां आज कॉरिन सुबह जल्दी उठा होता है क्योंकि उसे सबसे पहले मिशन बोर्ड के मिशन देखने जाना है। और जब कॉरिन वहां जाके मिशन पढ़ रहा होता है वो ये बताता है कि ये मिशंस लेवल अप करने में मदद करते हैं। पर उसे लेवल अप से मतलब नहीं है, वो तो यहाँ कुछ और ही ट्राई करने आया है। पर अभी वो उसके साइड में खड़ी अलीशा को देख के थोड़ा सरप्राइज था कि ये यहाँ क्या कर रही है। और अलीशा वो तो मिशन ढूंढने में बिजी थी। इसके बाद कॉरिन अलीशा को आवाज देता है और वो भी उसे ग्रीट करती है। और बाद में कॉरिन उससे क्वेश्चन करता है, तुम ऑलरेडी सेकंड रैंक पे हो, तब भी क्या तुम और जल्दी रैंक बढ़ाना चाहती हो। पर अलीशा उसे रिप्लाई करती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। पर कॉरिन उसे कहता है, तुम सेकंड रैंक पे हो तो तुम्हें एकेडमी से अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती होगी। पर वो उसे बताती है कि वो इस दुनिया के टॉप 10 रिच फैमिलीज में आती है, इसलिए उसे एकेडमी ने स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया। और कॉरिन भी ये समझ जाता है कि कोरिया की तरह यहां भी वेल्दी फैमिली के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और अलीशा आगे बताती है कि उसके फैमिली वाले चाहते हैं कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो, इसलिए वो भी उसे पैसे नहीं दे रहे। जिससे कॉरिन समझ गया कि इस बेचारे की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसलिए कॉरिन उसकी मदद के लिए उसे पेट्रोल मिशन सजेस्ट करता है क्योंकि यहां कम काम में ज्यादा पैसा मिलता है। और इस बात को सुनकर अलीशा तो खुश हो जाती है और वो कॉरिन से पूछती है, इस मिशन के लिए 3 लोग चाहिए तो क्या तुम चलोगे। पर कॉरिन ये कह के मना कर देता है कि उसे दूसरा काम है। और बाद में वो एक लॉस्ट कैट को ढूंढने का मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब कॉरिन बताता है कि इस मिशन का रिवॉर्ड लो होने के बावजूद उसने क्यों ये रेस्क्यू मिशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये कैट एक मॉन्स्टर के हाथों मारे जाने वाली थी। पर अगर कॉरिन उसे बचाता है तो इस कैट के ओनर को वो मिसफॉर्चून और डिप्रेशन में जाने से बचाएगा, जिससे उसके कमांडमेंट उसे रिवॉर्ड देंगे जो उसे मिल भी चुके हैं। जिसे देख के कॉरिन तो पगला जाता है कि इस तरह के नॉर्मल मिशन से भी उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। और कॉरिन को ऐसा पागलों जैसा हंसता देख बेचारी वो बच्ची वहां से डर के भाग जाती है। और कॉरिन ऐसे ही सेम मिशंस पे भिड़ जाता है जहां वो किसी को बुली होने से या किसी की रिंग चोरी होने से बचाता है। पर तभी उसे सबसे इंपॉर्टेंट काम याद आता है जो उसे आज सबसे पहले करना था। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहां एक आदमी गुस्से में टेबल ही तोड़ देता है। और उसके गुस्से का रीजन ये था कि उसने 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक सॉस बनाया था जिससे कि वो टेस्टी चिकन डिश बना सके। पर अभी तक वो इस टेस्टी चिकन डिश को बना नहीं पाया जो उसे सेटिस्फाई कर सके। पर तभी उसे पीछे आवाज देता है
जो कि कॉरिन था, और एक साउथ हीरो वाले पोज में उसे कहता है, तुम अपने चिकन में स्टार्च सिरप डालो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। पर अगर हम उस आदमी पे आए तो वो ये सोच रहा था कि ये चुतिया कौन है जो मुझे ज्ञान पेल गया। पर कॉरिन की बात मान के वो चिकन में सॉस डाल देता है और कहता है, ये कोई पुस्सी पगलू ही होगा जो चिकन में स्टार्च सिरप डालता है। पर स्टार्च सिरप डालने के अगले ही पल वो तो चिकन के टेस्ट से खुद पगला जाता है। और कॉरिन वो खुश था क्योंकि अब उसे कोरियन स्टाइल चिकन खाने को मिलेगा। पर तभी उसके कमांडमेंट उसे उस आदमी की मदद करने के लिए 5 पॉइंट्स रिवॉर्ड में देता है, जिससे कॉरिन सरप्राइज था क्योंकि इस बार उसने उस आदमी की मदद खुद के फायदे के लिए की थी। और अब कॉरिन खुद पगला गया था क्योंकि कमांडमेंट अब उसे पॉइंट्स दे रहे थे, भले ही वो लोगों की मदद खुद के फायदे के लिए ही क्यों ना करे। और ऐसा पागलों जैसा हंसता हुआ उसे दूर से हुआरिन देख रही होती है, जिसे कॉरिन बहुत अजीब इंसान लगा। पर तभी उसके पीछे से येलो हेयर वाली इंस्ट्रक्टर आती है जिसका नाम जोसेफिन है, और वो हुआरिन से कहती है, मैंने तुम्हें बाहर घूमने की इजाजत दी है, पर तुम्हें कहीं बाहर जाने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए। पर हुआरिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती और कॉरिन की कही बातों को याद करती है, जहां वो उसे कह रहा था कि पैदा होना कोई पाप नहीं है। पर सेम टाइम वो उसके पास्ट का एक पल याद करती है जहां उसे कोई कहता है कि तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हम हंटिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहां जोसेफिन सबको उनके इवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में बता रही होती है और सबको रूल समझाती है कि सबको फॉरेस्ट क्रॉस करके एक कैबिन तक पहुंचना होगा जो कि फॉरेस्ट के एंड में है, और जो आर्म बैंड स्टूडेंट्स के हाथ में लगे हैं उन्हें उस कैबिन में जमा करना होगा, और कितने समय में तुम वहां पहुंचते हो उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिसे तुम रिवॉर्ड में एक्सचेंज कर सकते हो। और अब हम कॉरिन को देखते हैं जो हुआरिन को ढूंढ रहा था, पर वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होने के कारण उसने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और तभी कॉरिन को पीछे से अलीशा आवाज देती है और कॉरिन उससे कल वाले मिशन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में अलीशा उसे थैंक्स करती है क्योंकि उसकी वजह से वो अच्छे खासे पैसे कमा सकी। इसके बाद कॉरिन उसे एक हनी बॉम्ब कैंडी देता है, जिसे देख के अलीशा वो तो एकदम खुश हो जाती है और वो अलीशा से कहता है, ये मैंने मेरी बहन के लिए खरीदी थी पर मैं अब इसे ये दे नहीं सकता। पर अलीशा उसे कहती है, क्या ये लेना ठीक होगा? पर कॉरिन उसे दे ही देता है और इसके बाद जोसेफिन भी टेस्ट स्टार्ट कर देती है और अगले ही पल स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और कॉरिन वो मन ही मन जोसेफिन की तारीफ कर रहा था क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे मेज हैं, पर जोसेफिन जैसा इतना बड़ा पोर्टल कोई इस दुनिया में नहीं बना सकता। और अब फाइनली कॉरिन फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है और जैसे ही वो आजू बाजू देखता है तो उसे कुछ स्टूडेंट्स फाइट करते हुए दिखते हैं। अब कॉरिन थोड़ा इस एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये एग्जाम एक बैटल रॉयल के समान है, जहां तुम किसी रैंडम स्पॉट पे टेलीपोर्ट होते हो और तुम्हें पॉइंट्स अर्न करने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स के आर्म बैंड्स को चुराना होता है। और इसी के साथ कॉरिन उसके सामने खड़े स्टूडेंट्स को इग्नोर करके आगे बढ़ता है क्योंकि उसका असली टारगेट तो अलीशा है और उसे ढूंढने के लिए वो उसके रून मैजिक का यूज करता है। और इस बात से खुश होता है कि इस एग्जाम में हुआरिन पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसे पास करना उसके लिए आसान होगा। और अलीशा को ट्रैक करने के लिए कॉरिन ने अलीशा को जो हनी बॉम्ब कैंडी दी थी उसमें उसने ट्रैक रून मैजिक डाला था। और अब कॉरिन एक दरिंदे जैसा चेहरा बना के और अलीशा का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और अभी हम जोसेफिन पे आते हैं जो चेयरमैन के साथ बात कर रही थी, बट सडनली उसे हुआरिन का ख्याल आता है क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। तो वो चेयरमैन से पूछती है, क्या आपने उसे फॉरेस्ट में भेजा? पर चेयरमैन मना कर देता है और कहता है, वो तो खुद से गई, मैंने उसे नहीं भेजा। और अभी हम हुआरिन को ही देखते हैं जो कॉरिन का पीछा कर रही है, बट कॉरिन को कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम एलिशा को देखते हैं जो कि किसी से कह रही होती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो अनफेयर है, एक साथ झुंड में अटैक करना। और देखते ही देखते एलिशा ने अकेले ही कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को हरा दिया होता है और उनमें से एक हारा हुआ बंदा कहता है, क्या कहा तुमने अनफेयर? अजी घंटा मेरा अनफेयर तुम्हारी एबिलिटी है। और इसके बाद एक और लड़का एलिशा के ऊपर पीछे से हमला करता है जिसका एलिशा को कोई अंदाजा नहीं था, बट वो लड़का एलिशा पे हमला कर पाए उससे पहले ही उसे उसके पेट पर एक पत्थर आके लगता है जो कि कोरिन ने फेंका था। और जब एलिशा कोरिन को देखती है तो उससे कहती है, क्या आपने मुझे बचाया? मुझे पता था आप एक अच्छे इंसान हैं। पर कोरिन की शक्ल से ये साफ पता चलता है कि उसके क्या इरादे हैं और वो एलिशा से कहता है, कितना सुंदर है। पर एलिशा उससे समझ नहीं आता कि कोरिन क्या कह रहा है। पर अगले ही पल कोरिन अपनी दरिंदगी दिखा के कहता है, मैंने कहा तुम्हारा ब्लू आर्म बैंड बहुत सुंदर दिख रहा है। और कोरिन के इस सडन चेंज से
बेचारी एलिशा का दिल टूट जाता है और वो कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने मुझे कैंडी दी थी। बट बेचारी एलिशा, उसे ये नहीं पता कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी। जाने दो, ये लाइन आप कमेंट कर देना। और अब कोरिन रिवील करता है कि उसने एलिशा को ही क्यों अपना टारगेट चुना, क्योंकि एलिशा उसकी विजिलेंट आईज, जो कि उसकी खास एबिलिटी है, उसे वो प्रॉपरली यूज नहीं कर सकती। और इसके अलावा वो सारे सेकंड रैंक स्टूडेंट्स में वो सबसे वीक है। इसलिए वो एलिशा को एक भयानक हंसी के साथ कहता है, तुम मुझे वो आर्म बैंड देके एक अच्छी इंसान बन सकती हो। और कोरिन आगे बताता है, भले ही एलिशा उसकी बड़ी बहन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, पर तभी वो टॉप 1% फाइटर्स में आती है। और अभी हम एलिशा पे आए तो उसने पहले रैंक 3 और 4 के लड़कों को आराम से पेल दिया था, तो उसे लगा कि 5th रैंक का कोरिन उसका क्या ही उखाड़ लेगा। पर अगले ही पल कोरिन ने उसके अरमानों के ऊपर मूत दिया, क्योंकि कोरिन एलिशा पे बिना रहम के अटैक्स किए जा रहा था। और अब इस बात से एलिशा समझ गई कि कोरिन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है जिसे वो हल्के मिले। पर एलिशा कोरिन के अटैक्स में गैप ढूंढने का ट्राई करती है, जिससे वो उसे घायल कर सके। और जैसे ही उसे गैप मिलती है वो अटैक कर भी देती है। पर कोरिन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारे टैलेंट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसलिए तुमने तुम्हारी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया। और इसके अगले ही पल कोरिन एलिशा के अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसकी स्वॉर्ड को नीचे ढकेल देता है। और कोरिन के आने वाले अटैक को देख के एलिशा वो तो फ्रीज हो गई थी। और ऐसे ही कोरिन उसके सारे बेसिक स्पीयर मूव्स को मिला के उसके ऊपर एक ब्लॉक कैप्चर ब्लैक स्पीयर अटैक से हमला करता है, जिसे एलिशा ब्लॉक नहीं कर पाती और दूर जाके गिरती है। हालांकि एलिशा को इस अटैक से ज्यादा चोट नहीं लगी होती, क्योंकि उसने कोरिन का अटैक अपने माना से ब्लॉक कर लिया था। पर तभी वो कोरिन के मूव्स से शॉक थी, क्योंकि ना ही वो स्ट्रांग है ना ही सुपर फास्ट, पर उसने अपने हर बेसिक अटैक्स में मास्टरी हासिल कर रखी है। और अब कोरिन वो तो एलिशा के सामने खड़ा था और एलिशा अपने मन में सिर्फ यही कहती है, कौन चोमू कहता है ये 5th रैंक का है, इसने मुझे आसानी से हरा दिया। और इसके अगले ही पल कोरिन एलिशा का बैंड ले लेता है, जिससे एलिशा वो कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। पर तभी कोरिन को एक फेमिलियर आवाज कहती है, ये तो सही बात नहीं है। और जैसे ही कोरिन ये समझता है कि ये कौन है, तब तक उसके ऊपर एक जायंट स्वॉर्ड से हमला होता है, जिसे कोरिन मुश्किल से ब्लॉक करता है। और स्वॉर्ड की बनावट को देख के कोरिन समझ जाता है कि ये कौन है। और तभी वो स्वॉर्ड भी वापस उसके कंट्रोलर के पास जाती है, जो कि ड्रॉन वॉर्स की है। और वो भी कोरिन को एक कोल्ड वे में कहता है, ये आर्म बैंड मुझे दे दे लाला। और कोरिन वो तो ड्रॉन को देख के यही सोचता है, क्या इसे भी अभी आना था? मैं इससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता था। और इतने सारे स्टूडेंट्स और मॉन्स्टर्स से लड़ने के बावजूद उसे खरोज भी नहीं आई। और अभी कोरिन वो इससे लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपना आर्म बैंड मुंह में लिए भागने लगता है। पहले ड्रॉन को समझ नहीं आता कि कोरिन क्या कर रहा है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसका चूतिया काटा जा रहा है, तो वो कोरिन के ऊपर उसकी सारी स्वॉर्ड्स के साथ हमला करता है। और ड्रॉन का ये रूप देखकर कोरिन यही कहता है, ये लाल गांड का, इसे तो पैसों के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं होता, तो ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? और इसके बाद वो उसके पीछे भाग रही एलिशा को भी कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और एलिशा रिप्लाई में कहती है कि मुझे उसके हमले से मरना नहीं है, और साथ ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता। और कोरिन को यह पता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो जल्दी से कैबिन पहुंचने का सोचता है। पर आगे का नजारा उसे शॉक कर देता है, क्योंकि कैबिन के एंट्रेंस पर क्रैनल लूडेन अपना गोलेम लेके खड़ा था। और वो भी कोरिन से सेम ही वर्ड्स कहता है, ए चूतिए, वो आर्म बैंड इधर ला। और अब एलिशा और कोरिन दोनों बीच में फंस चुके थे, क्योंकि आगे क्रैनल था और पीछे ड्रॉन। और अब कोरिन भी अपने रॉकी भाई स्टाइल में कहता है, मैं हमेशा जंग रोकने का ट्राई करता हूं, पर अब जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। और इसी के साथ वो अपना अटैक स्टांस ले लेता है, जिससे एलिशा थोड़ी शॉक थी कि अब कोरिन दोनों से अकेला लड़ेगा। और आगे कोरिन कहता है, अगर तुम जंग को रोक नहीं सकते तो इसकी मां का लड़ लो। और ये कहने के साथ वो क्रैनल और ड्रॉन के साथ भिड़ जाता है। इसके बाद इवनिंग का सीन देखते हैं, जहां कोरिन किसी डोर को नॉक कर रहा होता है। और कोरिन अब उसके पास 3 आर्म बैंड्स होते हैं, जो वो कुत्तों जैसे अपने मुंह में पकड़ा होता है। और उसके आगे खड़े आदमी से वो कहता है, क्या मैं अपना प्राइस चुन सकता हूं? और आगे खड़ा आदमी भी कोरिन की तारीफ करता है कि वाह, तुम्हारे पास 3 आर्म बैंड्स है, तुम कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव स्टूडेंट हो। और अब हम ये देखते हैं कि कोरिन ने कैसे क्रैनल और ड्रॉन को हराया, और ये सब एलिशा उसके पर्सपेक्टिव से बताएगी। तो वो बताती है,
पहले कोरिन ने ड्रॉन की एक मैजिक स्वॉर्ड का मैजिक कोड डिस्ट्रॉय किया और दूसरी स्वॉर्ड जमीन में घुसा दी जिससे ड्रॉन उसे कंट्रोल ना कर सके, और तीसरी स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के बजाय उसने उसे डॉज करके गोलेम की तरफ भेज दी। और बाद में गोलेम के अटैक से बचने के लिए वो ड्रॉन के पीछे छुप गया। और जब ड्रॉन और गोलेम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, इस बात का फायदा उठा के कोरिन ने गोलेम के कोर को ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऐसे ही उसने उन दोनों के आर्म बैंड्स ले लिए। और ये सारा सीन देख के अलीशा कंप्लीटली शॉक थी, और कोरिन में उसे उसकी बहन की छवि दिख रही थी, क्योंकि कोरिन ने सिर्फ बेसिक अटैक से उन दोनों को हरा दिया। और अब उसे कोरिन की वही बातें याद आती हैं जब उसने उसे हरा के कही थी कि तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस की कमी है। और अब अलीशा समझ गई कि उसे अब पहले बेसिक्स मास्टर करने पड़ेंगे। और अभी ड्रॉन पे आए तो वो यही सोच रहा था कि कोरिन ने उसे उसके फुल पावर दिखाने के पहले ही हरा दिया, जैसे कोरिन को उसकी सारी टेक्निक्स पता हो। भाई ड्रॉन, उसे तेरे अटैक पता है, वो 3 साल फ्यूचर से आया है। और क्रैनल वो अभी जमीन पर गिरा हुआ था, और कोरिन उसके पास आके उसे सजेशन देता है कि गोलेम वीक लोगों के सामने असरदार है, पर ताकतवर लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेरे किसी दोस्त से खुद को गार्ड करवाता। पर इसके रिप्लाई में क्रैनल कोरिन से कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जिसके ऊपर कोरिन क्या कहे उसे खुद नहीं पता था, पर तभी वो उसे गुड लक विश करके चला जाता है। और अब क्रैनल पे आए, वो तो रोते रोते कोरिन को साला मादर जैसे कह के गाली दे रहा था। और उस दिन कोरिन ने सेकंड रैंक टॉप स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा लेसन दिया जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और कोरिन, वो तो उसके आर्म बैंड्स के साथ खुश था। और वो आगे बताता है, अभी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स में जो स्ट्रांग पर्सन बाकी है वो एक ड्रूइड है जिसे फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है। और अभी हम यूएल पे ही आते हैं, जो किसी पे अटैक कर रही होती है, पर उसका ओपोनेंट उससे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, जो कि इस मर्कबा एकेडमी की सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन है, हमारी सिर्फ मेरी मैरियट डुनलेफ, जो कि एक ही अटैक में यूएल को पानी पानी कर देती है। और अभी मैरियट यूएल के पास जाके उसका नाम पूछती है और उसके साथ थोड़ी बातें करने लगती है, पर तभी वो अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील करती है, जो कि हुआरैन थी, जिसे भी मैरियट प्यार से उसका नाम पूछती है। इसके बाद मैरियट आगे हुआरन से कहती हैं, तुम जरूर किसी को ढूंढ रही हो, इसीलिए तुमने एक जैसे दिखने वाले लोगों को पीटा है। और पिटे हुए लोगों को देखकर यह साफ पता चलता है कि हुआरन किसे ढूंढ रही है। इसके बाद हुआरन मैरियट को इग्नोर करके उसके सामने से जाने लगती है, पर तभी मैरियट हुआरन के सामने एक जाइंट आइस वॉल खड़ी कर देती है और उससे कहती है, मुझे माफ करना, तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, पर अभी रूल्स के हिसाब से मैं यहां मॉन्स्टर हूं, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और यही एक बात काफी थी हुआरन को गुस्सा दिलाने के लिए। इसके बाद हम कैबिन में आते हैं, जहां प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर कोरिन के 117 पॉइंट्स को देख के खुश था, और कोरिन भी आगे उससे पूछता है, क्या मैं अभी प्राइज चूज कर सकता हूं? जहां इसके बाद कोरिन के सामने उसके प्राइज आ जाते हैं, जिसमें मैट बोर मोलर नाइफ, लेदर प्रोटेक्टिव कोट और लास्ट में शार्क बियर्स बाइल थी। और इनमें से कोरिन को कुछ एक चुनना था, और कोरिन, उसे पता है कि इनमें सबसे वैल्यूएबल आइटम शार्क बियर्स बाइल है, पर कोरिन का अभी कुछ और प्लान है, और इसीलिए वो शार्क बियर्स बाइल की जगह मैंड्रेक्स की सीड को चुनता है। और अभी कोरिन के पास और 17 पॉइंट्स बाकी थे, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर कोरिन से पूछता है, इन रिमेनिंग पॉइंट्स से तुम क्या लेना चाहोगे? और कोरिन उन पॉइंट्स के बदले न्यूट्रिशनल प्लांट सप्लीमेंट्स और ईयर मफ्स ले लेता है। इसके बाद कोरिन कैबिन से बाहर निकलता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने ये लेवल बहुत बार खेला होता है, पर ऐसा पहली बार था कि कोरिन ने ये लेवल इतनी आसानी से पार किया है। और इसके अलावा जेगर और लार्क ने ना सिर्फ इस चैलेंज को फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया, बल्कि वो दोनों सेकंड प्लेस पे आए हैं, जिसे देख के कोरिन बड़ा खुश था। और अभी जेगर कोरिन से कहता है, ये टेस्ट तो बहुत आसान था, चलो आज रात ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टैमिना ट्रेनिंग करें। पर कोरिन उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास अभी भी स्टैमिना बचा है तो क्या तुम गोलेम का कोर ढूंढने में मेरी मदद करोगे? और इस बात को सुन के क्रैनल थोड़ा सरप्राइज था, और कोरिन क्रैनल के पास जाके उससे कहता है, वो कोर तुम्हारे लिए प्रेशियस है ना? पर क्रैनल कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। पर कोरिन उससे कहता है, ऐसे समय में तुम्हें मदद के लिए थैंक्स कहना चाहिए। और वो अपने और क्रैनल के पास्ट लाइफ में बिताए समय को याद करता है, जहां उसने और क्रैनल ने बहुत से मिशन में साथ काम किया था, और मिशन के दौरान टीम में कितने भी पावरफुल टैंकर क्यों ना हो, पर कोई भी क्रैनल के गोलम की कभी बराबरी नहीं कर पाया। और अभी कोरिन और उसके दोस्तों ने क्रैनल के गोलम का कोर ढूंढ लिया होता है, जिसे पाकर क्रैनल बहुत खुश था। और अलीशा, वो अभी कोरिन से हुई फाइट से घायल थी, और ड्रॉन, अब भगवान ही जाने ये क्या कर रहा है। इसके बाद कोरिन उसके सामने ड्रूइड यूएल को जमीन पे गिरा देखता है, जिससे वो डर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो मर तो नहीं गई,
पर बाद में वो उसे जाके उठाता है और अपने मन ही मन सारे प्रोफेसर्स को गाली देता है कि ये साले, इन्हें किसी की जान की कोई परवाह है या नहीं। और वो मैरियट को भी कहता है कि उसने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर इसके बाद अचानक से ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हिलने लगता है और सारे ट्रेनिंग ग्राउंड के मॉन्स्टर्स भी इसके इम्पैक्ट से भागने लगते हैं। और यूएल कोरिन से कहती है वो मैरियट, पर कोरिन पूछता है वो मैरियट क्या। इसके बाद कोरिन थोड़ा मैरियट के बारे में बताता है कि मैरियट के पास एनालाइज मैजिक एबिलिटी के साथ इतना अमाउंट ऑफ माना है जिसके वजह से उसे लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेशन और फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। और मैरियट के लिए ये हंटिंग ग्राउंड उसका प्लेग्राउंड है, जहां उसे खुद की पावर्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है जिससे वो किसी स्टूडेंट को नुकसान न पहुंचा दे और साथ ही वो अपने जूनियर्स को ग्रो होने में मदद करे। और उसके लिए ये ट्रेनिंग ज्यादा कुछ नहीं, बस एक खेल है। और अभी हम मैरियट को ही देखते हैं जो हाँफ रही होती है और कहती है मुझे तुम्हें पहले ही एनालाइज कर लेना चाहिए था। और ये सब वो हुआरन को कह रही होती है जो मैरियट पे अटैक करने आ रही होती है। और अपने डिफेंस के लिए मैरियट हुआरन पे अपने आइस क्रिस्टल से हमला करती है और हुआरन बिना उस अटैक को डॉज किए मैरियट की तरफ ही आ रही होती है। और मैरियट हुआरन के अटैक से बचने के लिए खुद के सामने एक आइस बैरियर बना लेती है। और मैरियट ने इस एग्जाम के लिए सारे प्रोफेसर से प्रॉमिस किया था कि वो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर के अटैक मैजिक का यूज नहीं करेगी। बट अभी करंटली वो एडवांस मैजिक का यूज कर रही है और साथ ही वो इस बात को नकार रही है, पर उसने बहुत पहले ही हुआरन से लड़ने के लिए अपनी फुल मैजिक पावर का यूज कर लिया है। और इसके अगले ही पल हुआरन उसकी एक ही किक के साथ मैरियट का बैरियर तोड़ते उसे दूर फेंक देती है, जिसके इम्पैक्ट से वो कुछ ज्यादा ही घायल हो जाती है। और वो हुआरन से कह रही होती है मेरे पास मत आओ, पर अभी जो उसके सामने है वो तो ना कोई मेज है ना कोई नाइट, वो तो चलती फिरती मौत है। वो सिर्फ इंसान जैसी दिखती है। और अब मैरियट उसके पास बची सारी मैजिक पावर को कलेक्ट करके हुआरन के लिए एक लास्ट अटैक प्रिपेयर करती है। पर तभी वहां कोई आके उनकी फाइट को रोक देता है, जो जोसेफीन थी। और वो मैरियट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, पर मैरियट उसका सारा माना खत्म होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कोरिन बताता है कि इस बार हंटिंग ग्राउंड ट्रेनिंग के रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि इस बार एक 5th रैंक का लड़का इस एग्जाम में फर्स्ट आया था। और इससे भी बढ़कर फर्स्ट ईयर की हुआरन और सेकंड ईयर की मैरियट, इनकी फाइट चर्चा में थी। और अभी हम कोरिन पे आए तो वो डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगा था कि इस इंसिडेंट से मैरियट का फर्स्ट एक्ट बॉस लेवल टाइम से पहले स्टार्ट ना हो जाए। पर अभी वो रिलैक्स्ड है क्योंकि वैसा कुछ नहीं हुआ और स्टोरी उसके ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से जा रही है। और फिर वो वहां से जाते हुए बताता है कि अभी भी फर्स्ट एक्ट के फाइनल लेवल के लिए 3 हफ्ते बाकी है और अभी उसके पास इससे भी इंपॉर्टेंट काम है जो उसे करने हैं। इसके बाद कोरिन एक जंगल में आके किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और वो चीज मिलने के बाद वो सबसे पहले अपनी आंखों में बहुत सारा आई ड्रॉप डालता है और मासूम लड़के की तरह एक्टिंग करके उसके सामने वाली लेक में उसका मैंड्रिक सीड गिरा देता है। और उसकी शक्ल से ये साफ पता चलता है कि इस बार वो फिर से किसी का चूतिया काटने वाला है। और अब वो रोना शुरू कर देता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरा प्रेशियस सीड, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो मेरे पास थी। पर तभी कोरिन को उस लेक में से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर कोरिन बड़ा खुश होता है। और ये आवाज उस लेक में रहने वाले द गोल्ड एक्स डाओइस्ट हर्मिट की थी। और कोरिन बताता है कि ये वही स्टोरीज वाला हर्मिट है जो लकड़हारे को जब उसकी आयरन की कुल्हाड़ी लेक में गिरने के बाद उसे उसकी ईमानदारी के लिए गोल्ड और सिल्वर की कुल्हाड़ी देता है। और कोरिन आगे बताता है कि उसी कहानी का रेफरेंस हमें इस गेम में भी मिलता है। पर कोरिन ये भी बताता है कि इस लेक में रेयर ग्रेड के वेपन्स और आइटम को डालने से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। और उसी स्टोरी की तरह सेम वो हर्मिट कोरिन से भी पूछता है क्या गोल्डन सीड तुम्हारी है या ये सिल्वर सीड तुम्हारी है। और उसी कहानी की तरह कोरिन कहता है मेरी सीड एक नॉर्मल सीड थी। और इस बात से इंप्रेस होकर वो हर्मिट कोरिन को उसकी ओरिजिनल सीड वापस कर देता है, जिसे देखकर कोरिन अपने मगरमच्छ के आंसू बहा के उस हर्मिट को थैंक्स करता है। और कोरिन का मन उन गोल्ड और सिल्वर सीड से नहीं ललचाया, इसलिए हर्मिट उसे तीनों सीड्स रिवॉर्ड के तौर पर दे देता है और वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के अगले ही पल कोरिन अपनी वही दरिंदे जैसी शक्ल बना के हंसने लगता है और वो इस मैंड्रिक सीड के यूज बताता है कि इस सीड से तुम अपने माना को बढ़ा सकते हो। पर बात जब गोल्ड और सिल्वर मैंड्रिक सीड की हो तो इनके अलग ही फायदे हैं। और उसकी पास्ट लाइफ में गोल्ड वाला सीड सीहू ने खाया था और सिल्वर वाला कोरिन ने, पर इस बार दोनों सीड्स उसके हैं, जिस बात से कोरिन कुछ ज्यादा ही खुश होता है। इसके बाद कोरिन एकेडमी वापस जा रहा होता है और तभी वो बताता है कि मैरियट कैसे फर्स्ट एक्ट की फाइनल बॉस और एक स्पेशल वैम्पायर बनी। तो ये सब 3 हफ्ते बाद शुरू होगा, जब वो एक मिशन के दौरान वो एक जॉन डो नाम के वैम्पायर से मिलेगी और उसके बाद ये फाइनल एक्ट शुरू होगा। और इसी फाइनल एक्ट की बैटल के लिए कोरिन ने सारे सेकंड रैंक स्टूडेंट्स के सामने अपनी पावर का शो ऑफ किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो क्यों ही वो कमजोर 5th रैंक वाले बंदे की बात को मानते और उसकी इस बैटल में मदद करते।
और आगे कोरिन कहता है कि एक हफ्ते में ये सारे सेकंड रैंक वाले उनकी इंजरीज से रिकवर हो जाएंगे, तब वो उनको उसके साथ पार्टी बनाने का प्रपोज देगा। इसके बाद हम मैरियट को देखते हैं, जो अभी होश में आई होती है, और उसे होश में देख उसके पास बैठी दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उस फर्स्ट ईयर वाली लड़की को रुक जाना चाहिए था, और उस समय तुम सिर्फ अपने इंटरमीडिएट लेवल मैजिक के साथ लड़ रही थी। पर मैरियट का इन सारी बातों पे कुछ भी ध्यान नहीं होता। और अब हम कोरिन पे आएं तो उसका प्लान यही है कि उसे बेचारी मैरियट को उसके मिसफॉर्चून से बचाना है, और इसीलिए वो पहले तो अलीशा को ट्रेन करेगा, इसके बाद ड्रॉन को अपने इस काम के लिए हायर करेगा और ड्रूइड को इस काम के लिए मनाएगा, और लास्ट में क्रैनल के साथ दोस्ती करेगा। और इन्हीं सारी प्रिपरेशन से कोरिन को लगता है कि मैरियट को बचाना इस बार उसके लिए बच्चों का खेल होगा। और अभी हम मैरियट पे आते हैं जिसने अपनी आंखें खोली होती हैं, और अगले ही पल वो अपने सामने खड़ी दोस्त के ऊपर अपने वैम्पायर फॉर्म में हमला कर देती है। इसके बाद हम जोसेफिन पे आते हैं, जो किसी से कह रही होती है, मुझे तुम्हें वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था, और अगर तुम कुछ सच में सीखना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी, इसलिए अब तुम खुद से सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। और ये सब जोसेफिन ह्वारन से कहती है, जिससे जोसेफिन ने उसने जो कांड किया था उसके पनिशमेंट के तौर पर उसे उसके रूम में लॉक किया होता है। और हमारी प्यारी ह्वारन, नो सिर्फ मेरी प्यारी ह्वारन अभी यही सोच रही होती है, क्या मैं यहां से कूद के भाग जाऊं? और वो अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी उसे कोरिन अचानक से आके डरा देता है, जिससे बेचारी ह्वारन सच में डर जाती है। इसके बाद कोरिन उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। फिर वो उसे उसका नाम बताता है और उसे याद दिलाता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं। फिर कोरिन ह्वारन को केक दिखा के कहता है, मैं तुमसे मिलने फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार किसी से मिलने के लिए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गिफ्ट लाया। पर ह्वारन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कोरिन क्या कर रहा है। देन ह्वारन कोरिन से कहती है, यहाँ आना स्कूल रूल्स के खिलाफ है। पर कोरिन उसे रिप्लाई में कहता है कि मैं अभी तुम्हारे रूम के अंदर नहीं बल्कि पेड़ पे टंगा हुआ हूं, और ऐसा लगता है कि जोसेफिन भी यहाँ नहीं है। इसके बाद कोरिन यहाँ आने का उसका असली रीजन बताता है कि यहाँ वो एक्चुअली ह्वारन को ही देखने आया था, पर ह्वारन को देख के वो थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ह्वारन ने जो पिछले फाइट में कांड किया था उस वजह से जोसेफिन ने उसे घूमने फिरने और किसी से मिलने से बैन कर दिया और रूम में बंद कर दिया। और अब ह्वारन कोरिन को बताती है कि ना ही जोसेफिन ने उसे यहाँ लॉक किया, पर वो उससे 4 दिनों से मिलने भी नहीं आई। पर जिसकी किस्मत गांडू वहां क्या करेगा पांडू, ये सेम शायरी अभी कोरिन पे अप्लाई होती है, क्योंकि अगले ही पल पेड़ की डाली अचानक से टूट जाने की वजह से बेचारा गिर जाता है। पर गिरने से ज्यादा वो इस बात से शॉक था कि जोसेफिन ह्वारन से इतने दिनों में एक बार भी मिलने नहीं आई, और इसी शॉक में बेचारा अगले ही पल गिर ही जाता है। हालांकि उसके पास पर्सिस्टेंट वॉरियर रीजनरेशन की एबिलिटी होने की वजह से वो तुरंत रिकवर भी हो जाता है, और ह्वारन को कहता है, मुझे अभी एक काम याद आ गया, इसलिए अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ खाने को जरूर लाऊंगा। पर ह्वारन स्टिल कंफ्यूज थी कि ये चमन कहना क्या चाहता है। इसके बाद हम कोरिन को ही देखते हैं, जो कि कहीं तेजी से भागते हुए जा रहा होता है, और भागते वक्त वो यही सोच रहा होता है कि जोसेफिन ह्वारन जैसे बड़े खतरे को ऐसे ही छोड़ के चली गई। इसलिए कोरिन को लगता है कि एकेडमी में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद कोरिन मेडिकल फैकल्टी के प्रोफेसर डेना और प्रोफेसर फर्मैक डेमन को भी गड़बड़ में भागते हुए देखता है, जिससे उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। इसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं जो किसी रूम को गार्ड कर रहा है, और वो उसके सामने खड़े कोरिन से कहता है कि तुम्हारी विजिटिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। पर कोरिन एक प्यारे बच्चे की तरह उस गार्ड से कहता है, अरे ऑफिसर क्रोन, मैं यहाँ उस काम से नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ जोसेफिन ने आपको कुछ खाने पीने का देने के लिए भेजा है। और खाना देख के वो गार्ड बड़ा खुश हो जाता है और कोरिन से कहता है, क्या ये जोसेफिन ने भेजा है? उसे अच्छे से पता है कि कैसे अपने साथियों का ध्यान रखा जाता है। पर कोरिन पहले तो वो यहाँ की सिचुएशन एनालाइज करता है कि उसकी मैरियट से मिलने की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया है, और मैरियट की दोस्त इजाबेल जो उसका ख्याल रख रही थी वो भी अब लापता है, और एक गार्ड जो एक मेडिकल रूम के सामने पहरा दे रहा है। और अब इन सारी बातों से कोरिन और भी सस्पिशियस होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ का पता लगाने के लिए कोरिन ने उस गार्ड के सैंडविच में पेट सफा का रून मैजिक डाल दिया है, जो कि वो गार्ड अभी खा रहा है। और सैंडविच खाने के अगले ही पल उस गार्ड के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है, और ये सीन देख के कोरिन बड़ा खुश था। और अब वो उस गार्ड से कहता है, लगता है आपका पेट खराब हो गया है, मैंने साइड में ही वहां वॉशरूम देखा था, आपको वहां जाना चाहिए। और कोरिन की ये बात सुन के वो गार्ड अपनी हगास निकालने के लिए वॉशरूम जाने लगता है। पर जाते जाते वो कोरिन से कहता है, जब तक मैं वॉशरूम में हूं तब तक तुम इस रूम को गार्ड करो। पर वो कोरिन को वार्निंग देता है कि वो उस रूम में ना जाए, और कोरिन भी उसको हंस के रिप्लाई करता है कि हाँ वो इस रूम को गार्ड करेगा और रूम के अंदर भी नहीं जाएगा। पर अभी कोरिन बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो रूम के अंदर आ तो चुका है, पर इस बात से डरा है कि ये फाइनल एक्ट 1 महीने के बाद शुरू होना था। पर तभी वो ऐसी दुआ करता है कि ये बात झूठ हो, और उसके सामने रखे कपड़े को खींच के मैरियट को आवाज देता है। पर वहां मैरियट की जगह उसकी दोस्त इजाबेल लेटी हुई थी, जिसे देख के कोरिन सरप्राइज था। और इजाबेल के गले पे लगे दांतों के निशान से कोरिन पूरी बात समझ गया कि क्यों सारे प्रोफेसर्स ने इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि मैरियट फर्स्ट एक्ट के फाइनल बॉस वैम्पायर में अवेकन हो गई है। और कोरिन वो अब परेशानी में था, क्योंकि जो एक्ट 3 हफ्ते बाद शुरू होना था वो अभी शुरू हो चुका है। अब कोरिन इस फाइनल बॉस मैरियट को कैसे हराए उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है।
तो मैरियट को हराने के 4 फेज हैं। फेज 1 में हमें मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना पड़ता है, जो कि आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर फेज 2 में हमें मैरियट को मैजिक सर्कल से रोकना होता है, और जैसे ही हम उसे होल्ड बैक करने में कामयाब हो जाते हैं तो फेज 3 शुरू होता है, जहां हमें एक पावरफुल खून के प्यासे दुश्मन से सामना करना पड़ता है। और जब हम उस पावरफुल दुश्मन को हरा देते हैं तो हम लास्ट पैटर्न पे पहुंचते हैं और फाइनल फेज भी शुरू हो जाता है। और कोरेन आगे बताता है कि इस लेवल को हम बिना पार्क सीहू के भी, सिर्फ फर्स्ट ईयर के पावरफुल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर भी हम थर्ड फेज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा था, जिसकी किस्मत गांडू वहां क्या करेगा पांडू, क्योंकि अलीशा भी इंजर्ड है और उसे इंजर्ड करने वाला कोरेन ही है। ड्रॉन की स्वॉर्ड्स भी टूट चुकी हैं, वो भी कोरेन नहीं तोड़ी। और लास्ट बेचारा क्रैनल, उसका गोलम कोर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि कोरेन का ही कांड है। और इन सारी बातों से अब कोरेन की फटके 4 हो रखी है, क्योंकि फाइनल बॉस मैरियट से पहले कोरेन ने ही सारे फर्स्ट ईयर के पावरफुल स्टूडेंट्स को पेल दिया। पर कोरेन अभी भी वो यही सोच रहा था कि ओरिजिनल स्टोरी में मैरियट फॉग सिटी के मर्डरस वैम्पायर के एनकाउंटर के बाद ही मैरियट उसके बोस्ट पर हमला करती है और रैम्पेज पे चली जाती है। और उसके पास्ट लाइफ में जब मैरियट ने इजाबेल पर हमला किया था, तब कोरेन और उसकी पल्टन वही डॉम्स के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, जहां मैरियट रुकी थी, क्योंकि कोरेन इस मामले को जल्दी से निपटाना चाहता था। पर उस समय सीहू ने जानबूझ के मैरियट को वहां से भागने दिया था। पर अभी कोरेन खुद को ही थैंक्स करता है, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में ना ही अलीशा की हड्डियां तोड़ी, पर साथ साथ ग्रैनल के गोलम को भी तोड़ा, जिसकी वजह से अब ये दोनों किसी काम के नहीं है। और कोरेन वॉरेन को भी टीम में लेने का सोचता है, पर अगर वो वहां गई तो पता नहीं क्या आतंक करेगी, और इसी बात से डरकर कोरेन उसे नहीं लेता। इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग रूम पे आते हैं, जहां कोरेन किसी से कह रहा होता है कि इस मिशन का डिफिकल्टी लेवल स्पेशल है और तुम्हें किसी को कैप्चर करना है बिना उसे मारे। और ये सारी बातें कोरेन ड्रोन से कह रहा था, जो कि कोरेन को कहता है, क्या तुम पागल हो? हम मर्सनरीज का एक रूल है कि हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते जिसे हम कभी जीत ही ना सकें। और एक तो तुमने मेरी सोर्ड्स भी तोड़ दी, जिसकी वजह से मेरे पास अभी 2 ही सोर्ड्स हैं। पर कोरेन उसे 20 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है, पर ड्रोन तभी नहीं मान रहा था। इसलिए उसे मनाने के लिए कोरेन उसे ड्यूक की सोल डस्ट ऑफर करता है, जिसको अब ड्रोन भी मना नहीं कर पाता। और इसी के साथ कोरेन सक्सेसफुली ड्रोन को उसकी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद हम लाइब्रेरी पे आते हैं, जहां अब कोरेन यूएल के साथ होता है, और वो यूएल से वादा करता है कि वो उसे उसकी ड्रूइड लैंग्वेज के ओघम अल्फाबेट सिखाएगा, क्योंकि कोरेन को पता है कि ड्रूइड लैंग्वेज के रिकॉर्ड्स जंगल में लगी आग में जलने की वजह से गायब हो चुके हैं। और इसलिए कोरेन यूएल को अल्फाबेट सिखाने का ऑफर देता है। और यूएल वो कोरेन से पूछती है कि उसे क्या करना होगा, और इसके नेक्स्ट यूएल भी कोरेन की टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद हम कैंटीन में आते हैं, जहां कोरेन जेगर और लार्क को उसके मिशन के बारे में बता रहा था कि उसे टीम में कुछ मेंबर्स चाहिए, पर इसमें सैलरी कम रहेगी और रिस्क ज्यादा रहेगा, और शायद जान भी जा सकती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डीमंस के साथ फाइट करने वाले हैं। पर अगर हम सक्सेस होते हैं तो हमें ऑनर और फेम दोनों मिलेगा। और इस नालायक कोरेन को पता है कि उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और इसलिए वो दोनों भी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी के साथ वो हंट फॉर मैरियट आर्क पर निकल पड़ते हैं, जहां कोरेन और जेगर को छोड़ के बाकी सब थोड़े डरे हुए थे। और आगे वो अपनी पास्ट लाइफ की बात को याद करता है, जहां सीहू ने उससे कहा था कि उसे मैरियट को ढूंढने को 1 महीना लगा था, क्योंकि मैरियट जंगल में एक टनल खोद के वहां छुपी हुई थी। और सीहू की उन बातों का अब कोरेन को फायदा हो रहा है, क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ एक ही जंगल है, जो कि है हंटिंग ग्राउंड। इसके बाद हम हंटिंग ग्राउंड में ही आते हैं, जहां ड्रॉन कोरेन को क्वेश्चन करता है कि मुझे मेरा काम तो समझ आ गया, पर हम मैरियट को ढूंढेंगे कैसे? और कोरेन उसे रिप्लाई में कहता है, क्या कहा? उसे ढूंढना? अगर हम उसे ढूंढते बैठे 100 साल निकल जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ अभी पूछने की जरूरत है, इसलिए चिंता मत करो। और कोरेन की इन बातों से यूएल सरप्राइज थी, और वो कोरेन से पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में और कितना पता है? पर इसके अगले ही पल यूएल फॉरेस्ट की स्पिरिट से मदद मांगती है मैरियट को ढूंढने के लिए। और ये सारा नजारा देख के लार्क और जेगर वो दोनों बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी स्पिरिट्स देखने को मिल रही थीं। और उन दोनों के चेहरे देख के कोरेन भी समझ चुका था कि यूएल ने स्पिरिट्स को समन कर लिया है, पर कोरेन अपने कमांडमेंट की वजह से उन्हें देख नहीं सकता। पर अभी कोरेन के सारे टीम मेंबर्स उसे देख के थोड़ा डरे हुए थे, और उन्हें ऐसा देख के कोरेन उनसे पूछता भी है, क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैरियट मिल गई? पर यह कहने के अगले ही पल कोरेन के पीछे से एक मॉन्स्टर कोरेन पर हमला कर देता है, जिसे कोरेन इजीली ब्लॉक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। पर इसके अगले ही पल मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड कोरेन और उसकी टीम पर अटैक चार्ज करता है, और उसने डर के जेगर कोरेन से पूछता है, क्या मैरियट कोई मॉन्स्टर तो नहीं बन गई? पर कोरेन उसे कहता है, अबे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके अगले ही पल लार्क अपने ग्रीमोर के साथ और जेगर अपने हैमर के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। पर मॉन्स्टर को देखकर जेगर उनको मारने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हो जाता है,
इसलिए कॉरिन जेगर को वार्न करता है कि ज्यादा आगे मत जाओ वरना मॉन्स्टर्स तुम्हें घेर लेंगे। और बाद में कॉरिन उसके पीछे खड़े लार्क को भी ऑर्डर देता है कि वो उसे पीछे से कवर करे। इसके बाद कॉरिन खुद सबसे आगे मॉन्स्टर्स से भिड़ने चला जाता है और वो यूएल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो लार्क के साथ ही रहे। और अब ड्रॉन कॉरिन उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि समझदार को सिर्फ इशारा ही काफी है। और ये कहने के साथ ही कॉरिन और उसकी टीम मॉन्स्टर्स को मारना या फिर मॉन्स्टर्स की मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम ड्रॉन पे आते हैं जो कॉरिन को पीछे से कवर दे रहा था और साथ ही मॉन्स्टर्स को भी मार रहा था। पर उन मॉन्स्टर्स को मारते समय वो कॉरिन के बारे में ही सोच रहा था कि कॉरिन पे अचानक से मॉन्स्टर का हमला होने के बावजूद वो घबराया नहीं, उल्टा वो हमें प्रॉपर कॉम्बैट इंस्ट्रक्शंस और फाइट के लिए गाइड भी कर रहा है। ये सिर्फ हमसे स्ट्रांग ही नहीं बल्कि बहुत एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल एक कमांडर जैसा जो पूरी टीम को गाइड करता है। और कॉरिन की इन फाइटिंग टेक्निक्स को देख के ड्रॉन एकेडमी के रैंक टेस्ट पे शक करने लगता है, क्योंकि कॉरिन उसे सच में 5th रैंक नहीं लगता, इसलिए वो एकेडमी के रैंक टेस्ट को ही बेकार कहता है। इसके बाद हम जेगर पे आते हैं जो यूएल पे ये कह के चिल्ला रहा था कि मुझे लगा था कि मेरियट वहां होगी पर यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और इसके रिप्लाई यूएल कहती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें वही बता रही हूं जो स्प्राइट ने मुझसे कहा। पर आगे जेगर क्वेश्चन करता है कि तो फिर क्या मेरियट उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। पर आगे लार्क बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मॉन्स्टर्स ग्रुप में हमला करें और आज ये नॉर्मल टाइम के हिसाब से ज्यादा खूंखार दिख रहे हैं। पर अब कॉरिन सबको बताता है कि मेरियट किसी भी मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर वो करती भी तो भी वो किसी भी मॉन्स्टर को ऐसे ही बिना सोचे समझे हम पे अटैक करने नहीं भेजती। पर तब ड्रॉन उससे पूछता है कि फिर वो मॉन्स्टर्स हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। पर कॉरिन उसे बताता है कि वो हम पे अटैक नहीं कर रहे। अब कॉरिन ने एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर हमेशा उनकी हैबिट्स के हिसाब से एक्ट करते हैं, पर कभी कभी उन पर भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से उन्हें भी उनकी हैबिट्स को भूलना पड़ता है। मान लो ऐसी चीज जिसका तुम सामना न कर सको और जिसे देख के तुम्हें सिर्फ भागना पड़े। और अभी हम कॉरिन की टीम को देखें तो अभी टीम के सारे लोग किसी चीज को देख के डरे हुए थे और वो चीज और कोई नहीं मेरियट थी, जो कि इस बार कुछ ज्यादा ही भयानक दिख रही थी। इसके तुरंत बाद कॉरिन लार्क और यूएल को कमांड देता है कि बैटल के लिए रेडी हो जाओ और जेगर और ड्रॉन से कहता है मुझे पीछे से बैकअप दो और वो खुद फ्रंट लाइन संभालने का डिसाइड करता है। और इसके तुरंत बाद कॉरिन की 3rd कमांडमेंट ओथ एक्टिवेट हो जाती है जो कि दुनिया को बचाने की होती है। और इस ओथ की वजह से उसके सारे स्टैट्स पॉइंट्स 50% से बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए स्टैट्स पॉइंट्स ही अब कॉरिन का फ्यूचर तय करेंगे। और इसी के साथ कॉरिन और उसकी टीम मेरियट से फाइट के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉरिन की 3rd कमांडमेंट उसे मैरियट को रोकने और दुनिया को बचाने का टास्क देती है, बट ये टास्क उसके 1st कमांडमेंट को एक्टिव होने से रोक रही थी, जो कि मुसीबत में फंसे भले लोगों की मदद करना है। और खुद कॉरिन भी मैरियट को मारने की जगह उसे बचाना चाहता है और इसीलिए सिस्टम भी कॉरिन के 1st कमांडमेंट को एक्टिव कर देता है और मैरियट को बचाने के लिए लक विश करता है। इसके बाद हम मैरियट को ही देखते हैं जो कि दर्द में रो रही है और उसे ऐसा देख यूएल भी कहती है देखो वो कितने दर्द में लग रही है। पर इस बात पर ड्रॉन कहता है हाँ वो तो है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कहने के साथ ही वो मैरियट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर अगले ही पल वो शॉक हो जाता है क्योंकि मैरियट ने ड्रॉन की हैवी आयरन स्वॉर्ड को अपने मैजिक बैरियर की मदद से रोक लिया होता है। इसके बाद लार्क बताता है कि ड्रॉन की स्वॉर्ड मैरियट के क्रिएटेड ऑर्ब ने रोकी है। पर अभी लार्क इस बात से सरप्राइज था कि मैरियट एक न्यूली अवेकेंड वैम्पायर होने के बावजूद इतनी जल्दी ऑर्ब कैसे क्रिएट कर सकती है। पर इस पर कॉरिन सबको कहता है डरो मत, वो ऑर्ब अभी अभी पैदा हुआ है और अभी वो मैरियट से ब्लड और मैना नहीं ले सकता, इसलिए जब तक उसे उसकी मां से ब्लड नहीं मिलेगा तब तक वो खुद के डिफेंस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और अभी दोस्तों आप अगर कंफ्यूज होंगे कि ये ऑर्ब क्या है और कॉरिन ने उसे उसकी मां क्यों कहा, तो चलो मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो ऑर्ब है उसे आप एक अंडे की तरह समझो जिसे मैरियट ने खुद की पावर से बनाया है और अभी उस ऑर्ब में मैरियट का बच्चा है जो उससे पावर ले रहा है इवॉल्व होने के लिए। और अभी हम ड्रॉन को देखते हैं जो कॉरिन से कहता है कि एक मेज की सबसे बड़ी वीकनेस उसका डिफेंस होता है, पर अभी तो उसका डिफेंस भी कवर है, तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर कॉरिन उसे कैजुअली कहता है डर मत लाले, वो अभी सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक ही करेगी। और जैसा कॉरिन ने कहा था तो मैरियट अब दूर से ही सुकना के पियर्सिंग ब्लड अटैक से हमला करती है, पर इसके काउंटर अटैक में यूएल भी खुद का एक स्पेल कास्ट करती है और कहती है मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, पर ये जंगल है जहां मेरा राज चलता है। और ये कहने के साथ ही वो एक मैसिव ट्री वॉल समन कर देती है जिसे खुद स्पिरिट्स पावर दे रहे थे। पर तभी मैरियट के कुछ अटैक यूएल को डैमेज दे ही रहे थे, जिसे देख जेगर डर के कहता है अरे ये डिफेंस टूटेगा तो नहीं ना। पर तभी लार्क उसे डांट के कहता है
साले बद्दुआ मत लगा। और अभी यूएल को भी इस बैरियर को बनाए रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि इस बैरियर को समन करने के लिए ही उसका आधे से ज्यादा मैना खत्म हो चुका है। और एक तो वो एग्जाम वाली फाइट से रिकवर भी नहीं हुई है। पर तभी वो इस बैरियर को बनाए रखने का ट्राई करती है। पर तभी कोरिन उससे पूछता है, क्या तुम्हारी लिमिट तक पहुंच गई? पर यूएल कोरिन को देख अपने मन में गाली देती है कि ये कमीना, अगर उसने वो प्रॉमिस ना किया होता तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। पर तभी कोरिन उसे कहता है, बस थोड़ी देर और उसे रोके रखो, इसके बाद आगे का मैं संभाल लूंगा। और इसके रिप्लाई में यूएल हाँफते हुए आवाज में उससे पूछती है, क्या तुम उसे संभाल लोगे? और कोरिन कहता है, हाँ, वो संभाल लेगा। और अभी हम मैरियट को देखते हैं, जो कि उसके ऑर्ब को मैना और ब्लड दे रही थी। इसके बाद कोरिन फिर से मैरियट को हराने के 4 फेजेस के बारे में बताता है, जहां फर्स्ट फेज में मॉन्स्टर्स तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे। सेकंड फेज में मॉन्स्टर्स को हराने के बाद मैरियट खुद तुमसे लड़ने आएगी। और इन सारी बातों को कोरिन फिर से बता के यही समझाना चाहता है कि जब तक लास्ट फेज शुरू नहीं होता तब तक मैरियट अपनी फुल पावर का यूज नहीं करेगी, क्योंकि ये सेम चीज गेम और उसकी पास्ट लाइफ में हो चुकी है। इसके बाद कोरिन लार्क से कहता है कि लार्क, तुम अभी यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम अपना बिगिनर लेवल मैजिक 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस बात को सुनकर लार्क भी थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, तो तुम्हें मेरी वीकनेसेस पता थी? और इसके अगले ही पल लार्क वहां से जाने लगता है। पर कोरिन उसे जाते जाते कहता है कि मैं इसके बाद यूएल को भेजूंगा, और एक बार तुम दोनों मिल गए तो जितना हो सके उतनी दूर भाग जाना। और अभी हम यूएल के बनाए बैरियर को देखते हैं, जहां मैरियट के पियर्सिंग ब्लड ने कुछ होल्स किए होते हैं। और इसके अगले ही पल वो सारे होल्स क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ये सब देख कोरिन भी समझ गया कि अब थर्ड फेज भी शुरू होने वाला है। और मैरियट जो अटैक करती है वो एल्केमी मैजिक फ्रीज होता है, जो अगले ही पल उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उस बैरियर को टूटता देख सबसे ज्यादा जेगर की ही फटी थी, और ये देख वो चिल्लाने लगता है, अरे भाई, ये तो गिर गया। पर उनके पीछे यूएल एक मैजिक स्पेल कास्ट कर रही होती है कि वो धरती जो पेड़ों, देवताओं और कीड़ों का पालन पोषण करती है, और वो राख जो दुनिया को पूरा करने में मदद करती है। और ये सारे स्पेल्स ओघम अल्फाबेट्स थे जो कि उसके सामने लिखे थे। और इसके नेक्स्ट ही वो स्पेल अपना काम करना शुरू करते हैं। और अब कोरिन बताता है कि ये सारे स्पेल्स उसने ही वहां लिखे थे, पर इन स्पेल्स को एक प्योर ब्लड ड्रूइड के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। और ये टेक्स्ट रून टेक्स्ट के समान ही है, बस इन्हें यूज करने का अलग सिस्टम और मेथड है, क्योंकि ये अलग एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं। और ये स्पेल्स यूएल को फ्यूचर में उसकी खुद की आर्क कंप्लीट करने पे मिलते, पर अभी कोरिन को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने फ्यूचर का इंतजार नहीं किया। और यूएल ने जो स्पेल कास्ट किया था, तो अब उसका रिजल्ट देख के जेगर और ड्रॉन दोनों शॉक थे, क्योंकि यूएल ने इस बार हशीरामा का जुत्सु यूज करके एक विकरमैन नाम के जायंट डॉल को समन किया है। और यूएल इसे देख खुद भी सरप्राइज थी कि उसने हशीरामा का जुत्सु सक्सेसफुली यूज कर लिया। पर कोरिन अभी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि इस वुडन डॉल समन स्पेल को खुद यूएल ही अपनी एबिलिटी की मदद से फाइंड आउट करती, पर फ्यूचर से पहले ही कोरिन ने उसकी मदद कर दी। पर कोरिन को पता है कि यह करना जरूरी था। और अभी कोरिन तुरंत जेगर से कहता है कि मुझे वहां एक आउल बेर जिंदा दिख रहा है, तो जल्दी से उसे उठा के विकरमैन के ऊपर फेंको। और अभी भी एक मॉन्स्टर जिंदा बचा है, इस बात को सुनकर जेगर थोड़ा सरप्राइज था। पर बाद में जेगर कोरिन की बात मान के उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और कोरिन से कहता है, हाँ कोरिन, तुमने सही कहा था, यहाँ एक मॉन्स्टर था। पर एक्चुअली वो आउल बेर कोरिन ने जानबूझकर जिंदा रखा था। और कोरिन ने जैसा कहा था, जेगर ने उसी तरह उस आउल बेर को विकरमैन के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही वो आउल बेर उस विकरमैन से टकराया, वो बेचारा एक बिजली के झटके से वहां जलने लगा। और अब कोरिन बताता है कि उस विकरमैन को चलाने के लिए एक सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, और जब तक वो सैक्रिफाइस जलता रहेगा तब तक हम उस वुडन डॉल का यूज एक गोलम के रूप में कर सकते हैं। और अब मैरियट भी उस विकरमैन पे हमला करती है, जिसका उस पर कुछ खास असर नहीं होता, और विकरमैन अपना एक हाथ हिला के इस मैरियट के सारे अटैक्स को फुस कर देता है। पर उस विकरमैन को कंट्रोल करने के लिए यूएल की हालत खराब हो रही थी। पर कोरिन उसे मोटिवेट करता है कि यूएल, हार मत मानो, अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। और अब वो विकरमैन मैरियट के सामने खड़ा था, और मैरियट उसे रोकने के लिए उस पर ब्लड स्पीयर्स फेंकती है, जो कि विकरमैन को चीर के आर पार जा रहे थे। और इसी बात से डरकर जेगर कोरिन से पूछता है, वो विकरमैन टूट तो नहीं जाएगा ना? पर कोरिन उन्हें अश्योर करता है कि ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, और सिर्फ कुछ होल्स से इसे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी ये फाइट फायर वर्सेस आइस की है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फायर आइस से हार जाए। पर कोरिन ये भूल गया कि उसकी किस्मत तो है गांडू,
क्योंकि इसके अगले ही पल मैरियट एक जायंट सा स्पीयर विकरमैन के आर पार दे मारती है। और अब मेरी किस्मत वाली बात से खुद कोरिन भी अग्री करता है, क्योंकि अगले पल वो विकरमैन भी हार जाता है। और अब कोरिन खुद की किस्मत को ही कोस रहा था, ये कह के कि साली मेरी किस्मत मुझे हर बार गांड दिखा के चली जाती है। और अब मैरियट वो तो कोरिन की पलटन की तरफ ही देख रही थी, और यूएल वो भी पूरी थक चुकी थी। इसलिए कोरिन उसे यहां से भागने को कहता है, क्योंकि यहां उसके रुकने का कोई फायदा नहीं था। पर जेगर कोरिन पे चिल्ला रहा था कि हे, क्या हम खुद से इसे हरा पाएंगे? पर कोरिन उसे कहता है कि मैरियट ने अपने सारे वाइड रेंज अटैक्स यूज कर लिए हैं, इसका मतलब अब हमारी बारी है। और ये कहने के साथ ही वो मैरियट पर अटैक करने के लिए भागने लगता है, और उसके पीछे ड्रॉन और जेगर भी आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता देख मैरियट उन पे भी स्पीयर से अटैक करती है, जिससे ये लोग मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहे थे। और जैसे ही ड्रॉन को एक ओपनिंग दिखती है, तो वो मैरियट के ऑब के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। पर उस अटैक से उस ऑब को कुछ भी फर्क नहीं गिरता। पर इसके अगले ही पल जेगर अपना हैमर घुमाते हुए ड्रॉन के पीछे से जंप करके उस ऑब को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख कोरिन खुश था और साथ ही जेगर भी। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि ऑब टूटने की वजह से फेज 3 स्टार्ट हो चुका था, और इसके नेक्स्ट ही मैरियट भी खुद का डोमेन रियल्म ऑफ ब्लड ओपन कर देती है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ कोरिन ही सहन कर पाया। और अब कोरिन बताता है कि वो सब अभी रियल्म ऑफ ब्लड में फंसे हैं, जो कि ऑब टूटने के बाद ही एक्टिवेट होता है, और अभी उस ऑब ने मैरियट का ब्लड और मैना चूस के खुद का एक रूप ले लिया है। और अब कोरिन इस बात पे सोच के हंसता है कि उसे नहीं लगा था कि वो ही लास्ट तक टिका रहेगा, और इस फेस को क्लियर करने के लिए 3 लोग चाहिए होते हैं। पर कोरिन कहता है, भाड़ में जाएं 3 लोग, मेरे जैसा सिर्फ अकेला बंदा काफी है। इसके बाद हम एक लाल चांदनी रात को देखते हैं, जहां कोई ये कह रहा होता है कि अगर तुम इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो तुम इंसान और जानवरों में फर्क कर सकते हो, और अगर तुम इंसान हो तब तो ये तुम्हारे लिए आम बात है कि डर कर खुद की आंखें बंद कर लेना जब तुम किसी जानवर को तड़पते और मरते देखो जो कि मरना नहीं चाहता। और ये सारी बातें मैरियट उस दौरान कह रही होती है जब वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। देन उसकी नजर उसके साइड में उसे आवाज दे रही इजाबेल पे जाती है, और उसे देख मैरियट कहती है, उसको देख के पता नहीं मेरे गले में एक अलग सी जलन होने लगी। और तभी मेरे उस गले ने किसी की गर्दन ढूंढ ली जिसका नाम भी मुझे नहीं पता था, और बिना मैंने कुछ सोचे उस गर्दन को काट लिया, और मेरे नुकीले दांत उसकी गर्दन को चीर के उसकी नसों में घुस गए, और वो जानवर खुद की जान बचाने के लिए तड़पने लगा। पर तभी उस जानवर को तड़पता देख मुझे ना ही डर लगा और ना ही आंखें बंद करने का ख्याल आया, और मुझे उस तड़पते जानवर की आवाज किसी सुरीली पियानो की धुन जैसी सुनाई दे रही थी, और उसका वार्म ब्लड मेरे गले की प्यास को बुझा रहा था। पर जब मुझे होश आया तो मेरी नसें जो मुझे लगा कि रुक गई हैं, वो एकदम से बढ़ने लगीं, और जो खून की महक मुझे डिलीशियस लग रही थी, अब मुझे वो घिनौनी लगने लगी। और जब मैं पूरी तरह होश में आई, तब मुझे पता चला कि जिसका मैं जानवर समझकर खून पी रही थी वो मेरी दोस्त इजाबेल थी। और तब मुझे पता चला कि मैंने मेरे दोस्त को लगभग मार ही दिया है, और इस डर से कि मैं किसी और की जान न ले लूं, मैं वहां से भाग गई और जंगल में छुपी रही जब तक ये लड़का मुझे ढूंढने नहीं आया। और अब फाइनली हम मेन फाइट में आते हैं, जहां मैरियट का ऑर्ब अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और कॉरिन के सामने दहाड़ रहा है। और अब वो कॉरिन पे अटैक करने के लिए पहले तो अपना मुंह बंद करता है, और बाद में कॉरिन के ऊपर ब्लड से बने वेपन्स थ्रो करता है। और ये अटैक देख कॉरिन उस मॉन्स्टर से कहता है, तू हरामखोर कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी इंसान को काटने की। और ये कहने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर के अटैक को अपने स्पीयर के साथ आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपना हाथ खुद की छाती में घुसाकर उस जगह को फाड़ देता है, और वहां से 2 और डॉग मॉन्स्टर आते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के खून से बने थे। और उन्हें देख के कॉरिन कहता है, तो तुम सच में कुत्ते ही हो। और वो मॉन्स्टर्स जैसे ही कॉरिन पे हमला करते हैं तो कॉरिन अपने डिफेंस के लिए सबसे पहले तो अपने स्पीयर को हवा में फेंक देता है और खुद उन कुत्तों के नीचे से फिसल के जाता है, और इसके बाद अपना स्पीयर पकड़ के पीछे से ही उन दोनों कुत्तों को एक ही अटैक में मार देता है। और बाद में अपने स्पीयर को वापस पकड़ के उस मेन मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इन्हें मारना तो मच्छर मारने से भी आसान था, और इन कुत्तों से ज्यादा तो मुझे तुम्हारी चीख भयानक लगी थी। और कॉरिन की ये सारी बातें सुन के उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है, और इसके अगले ही पल वो कॉरिन के सामने से गायब हो जाता है। और उसे ऐसा अचानक गायब होता देख पहले कॉरिन सोचता है क्या ये गायब हो गया, पर बाद में वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ तेजी से भाग रहा है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है,
शायद मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अब हम उस मॉन्स्टर को ही देखते हैं जो कॉरिन के चारों ओर तेजी से घूम रहा है। और आगे कॉरिन उस मॉन्स्टर से सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमें किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उससे 100 कदम आगे रहने की जरूरत नहीं है। उसे हराने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसके वीक पॉइंट का पता लगाओ। और ये कहने के साथ ही कॉरिन उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट यानी उसकी गांड में अपना स्पीयर दे मारता है। और कॉरिन उस मॉन्स्टर से कहता है, मुझे ये तेरे पैथरे मत दिखा, मैं ये पहले ही बहुत बार देख चुका हूं। और ये कहने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर पे अपना पॉइजनस ड्रैगन एग्जिट स्पीयर अटैक से हमला करता है, जिससे जो मेरिएट का डोमेन था वो भी अब टूट जाता है। और कॉरिन उस मॉन्स्टर को हरा के इस फेज 3 को भी कंप्लीट कर देता है। और अब वो मॉन्स्टर कोरिन के सामने घिरा पड़ा होता है, पर तभी वो मैरिएट को बचाने के लिए वहां से उठने का ट्राई करता है, जिसे देख कोरिन कहता है, तुम एंड तक अपने क्रिएटर की रक्षा करना चाहते हो। हाँ, सही बात है, असलियत में उसने कौन सा गुनाह किया है। और वो उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम यहां आराम करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मां को बचा लूंगा। और कोरिन के ये कहने के साथ ही फाइनल फेज स्टार्ट हो जाता है, जहां अब मैरिएट अपनी पूरी पावर से लड़ने वाली है। और इसके अगले ही पल वो कोरिन की तरफ जंप करके उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और अब कोरिन थोड़ा हमें इस फाइनल फेज के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही ये फेज स्टार्ट होता है तो मैरिएट उसे रोकने आई टीम के किसी मेंबर पर हमला करके उसका खून चूस के उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। और इसी कारण से इस स्टेज को अकेले क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस टीम मेंबर को मैरिएट घायल करने वाली होती है तो उस टीम मेंबर को बचाने के लिए सारे टीम मेंबर्स को एक दूसरे के आसपास रह के मैरिएट को साथ में हराना होता है। पर इस समय कोरिन अकेला है और कोई भी उसे इस समय बचा नहीं सकता, इसलिए वो जानबूझकर मैरिएट को खुद पे हमला करने देता है। और अब मैरिएट भी अपनी ब्लड सकिंग स्किल से कोरिन का खून चूसना शुरू कर देती है, जिससे उसका स्टैमिना और माना तेजी से रिकवर हो रहा होता है। और कोरिन वो दर्द में जमीन पे लेटे यही कह रहा होता है, तो ऐसा लगता है जब कोई तुम्हारा खून चूस के तुम्हारी जान निकाल रहा हो। पर तभी वो इस दर्द को सहने का ट्राई करता है और अब उसकी परसिस्टेंट वॉरियर्स रीजनरेशन वाली स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कोरिन खुद को जिंदा रख पा रहा था। और इस दर्द को सहने के लिए वो मैरिएट के मासूम चेहरे को याद करता है, जहां वो आलू के जरिए सब में प्यार बांटने का ट्राई करती थी। और चूंकि कोरिन एक अडल्ट इंसान है, इसलिए वो अब मैरिएट के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहता है, आराम से पियो, वरना खून तुम्हारे गले में अटक जाएगा। और कोरिन के मुंह से ये बात सुन के वो उसका खून पीना बंद कर देती है और अपने होश में वापस आने लगती है। और अब कोरिन सेबेंसिया ड्यूक के बारे में याद करता है, जहां वो एक ग्रेट कमांडर था जिसका आज भी इतिहास में नाम लिया जाता है। पर वो भी वैम्पायर बनने के बाद उस समय खुद की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाया और खुद के सर्वेंट को मार दिया। पर उसके पास्ट लाइफ में पाक सीहू को 1 महीना लगा था मैरिएट को ढूंढने के लिए, और उस 1 महीने तक मैरिएट खुद को जिंदा रखने के लिए मॉन्स्टर का खून पीती रही, जिसका टेस्ट उसके लिए किसी समंदर के खारे पानी पीने जैसा था। पर तभी उसने किसी इंसान को नहीं मारा, उसने खुद के विल पावर से खुद की अर्जेस को रोके रखा। और कोरिन ये नहीं चाहता कि हमेशा ही विलन्स को बैड एंडिंग मिले, और इसलिए वो मैरिएट को हैप्पी एंडिंग देने का ट्राई करता है। और अब मैरिएट भी खुद के होश में आ चुकी थी, जो कि रोते रोते कोरिन से माफी मांग रही है। और मैरिएट को ऐसा रोता देख वो उसके पुराने दिनों को याद करके कहता है कि मैं भी पहले पाक सीहू जैसे इन सभी लोगों को गेम के कैरेक्टर के रूप में देखता था, पर मेरी मास्टर जिससे मैं इसी दुनिया में मिला था, उन्होंने मुझे एक अलग इंसान बना दिया, जिसे भी मैं एक गेम का कैरेक्टर समझता था। पर उसी इंसान ने आखिर में मेरी जान बचाई थी, और जिस इंसान के मैंने लास्ट मोमेंट्स को देखा उसकी सारी टीचिंग्स को अपनाया, इसलिए अब उसका सक्सेसर होने के नाते ये फर्ज है कि मैं लोगों को बचाऊं। और वो पाक सीहू से भी कहता है कि देख सीहू, मैं तुझसे एक बेहतर इंसान बनूंगा। और लास्ट हम एक सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते हैं, जहां सिस्टम ने मैरिएट को बचाने के रिवॉर्ड के तौर पे कोरिन की रैंक को बढ़ाया होता है। इसके बाद हम स्पेस प्रिजन में आते हैं, जिसे कि जोसेफिन ने बनाया होता है। और अब हम मैरिएट को देखते हैं, जो कि अब अपने नॉर्मल फॉर्म में है, और साथ ही साथ वो गुनगुनाते हुए आलू खा रही होती है। पर तभी उसे साइड से कोरिन आवाज देता है, जिसे अचानक से अपने सामने देख बेचारी मैरिएट डर जाती है। इसके बाद कोरिन जोसेफिन से पूछता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? पर जोसेफिन उससे पूछती है, क्या तुम्हारा वहां जाना सेफ होगा? पर कोरिन उससे कहता है, चिंता मत करो, मुझे मैरिएट पर भरोसा है। और वो उससे मिलने प्रिजन के अंदर चला जाता है। पर कोरिन के अचानक से डराने की वजह से बेचारी मैरिएट के गले में अभी आलू फंसा होता है, और कोरिन उसे सजेशन देता है कि आराम से खाओ, वरना आलू तुम्हारे गले में फंस जाएगा। पर आगे वो कहता है, रुको, ये कौन गधा है जिसने तुम्हें उबले आलू तो दिए पर पीने के लिए पानी नहीं दिया? इसके बाद कोरिन मैरिएट से पूछता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे मुंह का स्वाद बदल गया होगा,
पर मैं सरप्राइज्ड हूँ तुम्हें ऐसा आलू खाते देख। क्या ये तुम्हें टेस्ट में अच्छा लग रहा है? और इसके रिप्लाई में मैरियट उससे कहती है कि आलू एक हार्डी प्लांट है, चाहे तुम इसे कैसे भी पकाओ ये खाने में हमेशा अच्छा ही लगेगा। पर इन बातों ही बातों में कॉरिन कब मैरियट के पास आ गया उसे पता ही नहीं चला, और उसे खुद के इतना पास देख वो ब्लश करने लगती है। पर इसके अगले ही पल वो उसे मार के दूर भगाने लगती है और कहती है, मुझसे बदबू आ रही है इसलिए दूर रहो। पर इसके काउंटर में कॉरिन भी कहता है, हे, जब से तुमने मेरी गर्दन को काटा है तब से मैं भी नहीं नहाया हूं। पर मैरियट उसे चुप रहने को कहती है। इसके बाद मैरियट कॉरिन से दूर अपना मुंह फेर के बैठ जाती है। पर तभी कॉरिन उससे कह रहा होता है, चिंता मत करो, तुमसे स्मेल नहीं आ रही। पर उसकी बात बीच में ही काट के मैरियट कहती है, मैं बहुत डरी हुई थी उस लड़की हुआरन से, वो बहुत भयानक थी और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। और मैरियट की इन बातों को सुनकर कॉरिन खुद को ही कोसता है, क्योंकि अगर वो उस दिन हुआरन से ना मिला होता तो हुआरन कभी भी उसे ढूंढने के लिए एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करती, और ना ही कभी मैरियट और हुआरन की फाइट होती, जिससे ना ही मैरियट समय से पहले वैम्पायर में अवेकन होती। पर अभी इसके उल्टा मैरियट कॉरिन की तारीफ कर रही थी, ये कह के कि जब तुम स्पिरिट बॉडी से लड़ रहे थे तो मैंने हमेशा सोचा कि तुम बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, तुम हार क्यों नहीं मान रहे, जबकि सारे स्टूडेंट्स तुम्हें ये कह के चिढ़ा रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, पर तुमने आखिर में कर दिखाया। पर कॉरिन मैरियट से कहता है, वेल वो उतना कुछ खास नहीं था, और इसके अलावा मुझे हमेशा ही हैप्पी एंडिंग्स पसंद है, जहां अच्छा काम करने वाले को रिवॉर्ड और बुरे काम करने वाले को सजा मिलती है। और तुम एक अच्छी इंसान हो मैरियट, और काफी सुंदर भी, और जब तक पॉसिबल हो तब तक मैं हैप्पी एंडिंग्स ही पसंद करूंगा। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैरियट, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहूंगा। और अब हम मैरियट को देखें तो वो कॉरिन की इन सारी बातों को सुन के उसका पूरा चेहरा लाल हो गया होता है, और ये सब देखने वाले हम समझ गए कि मैरियट कॉरिन के प्यार में गिरने वाली है। पर दोस्तों, तुम ऐसा रियल लाइफ में कभी सोचना भी मत कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मेरी भी एक दोस्त डिप्रेशन से जूझ रही थी, तब मैंने उसकी भी मदद कॉरिन जैसे ही की थी। और मैं एनिमे मांगा की दुनिया में जीने वाला आदमी, तो मुझे भी लगा कि मेरी दोस्त मेरे प्यार में पागल हो गई होगी। पर अगर वो मुझे प्रपोज करती तो मैं उसे ना ही बोलने वाला था। पर साला मेरी इमेजिनेशन से उल्टा वो तो किसी गली के गंजट्टी लड़के के प्यार में पड़ गई थी। और पता नहीं वो सीन देख आज भी दिल में अजीब सा दर्द होता है। पर छोड़ो इन बातों को, हम मैरियट पे वापस आते हैं, जो कि कॉरिन से कहती है कि जूनियर, क्या तुम यहां से जा सकते हो, मुझे अब नहाना है। पर कॉरिन ये कहता है कि मैं अभी तो यहां आया था, पर वो वहां से चला जाता है और मैरियट से कहता है कि वो उससे दोबारा मिलने आएगा। और उसे यहां से जाते देख मैरियट भी उसे थैंक्स करती है उसे कंफर्ट करने के लिए। पर साथ ही साथ वो इस बात से दुखी थी कि क्या उसे सच में खुश रहने का अधिकार है। पर इसके बाद हम फिर कॉरिन को ही देखते हैं, जो कि हॉलवे में यही सोचते जा रहा होता है कि मैरियट को अभी कुछ समय के लिए ऐसे ही अकेला रखा जाएगा, क्योंकि उसने जो कांड किए उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर आगे वो कहता है कि मैरियट को जल्द ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हुआरन भी अब बिना किसी प्रॉब्लम के डेली स्कूल जा रही है, और भले ही मैरियट अब एक डेमी ह्यूमन क्यों ना हो, तभी यहां उससे किसी को डर नहीं लगेगा। और जब कॉरिन ऐसे ही बातें सोचते हुए जा रहा था, तब उसे कोई आवाज देता है, जो और कोई नहीं हमारे वाइफू चेयरमैन थे। और वो कॉरिन से कहते हैं, क्या हम थोड़ी देर कुछ बात कर सकते हैं? और वो आगे कॉरिन से कहते हैं, हम पहली बार ऐसे मिल रहे हैं तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? और इस सवाल पर कॉरिन ऑकवर्डली जवाब देता है कि वो ठीक है। पर आगे चेयरमैन की बात सुन के कॉरिन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मैरिड की पनिशमेंट की बात करते हैं। और चेयरमैन की ये बात सुन कॉरिन यही सोचने लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा कि मैरिड को भी पनिशमेंट हो सकती है। और अब वो इस बात से डरा था कि क्या मैरियट को एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। पर तभी मैरियट को बचाने के लिए कॉरिन चेयरमैन से कहने लगता है, रुकिए, मैं आपको समझा सकता हूं कि अभी तक क्या हुआ। पर चेयरमैन उसकी बात बीच में ही काट के कहते हैं कि उसकी पनिशमेंट ऑलरेडी तय हो चुकी है। पर तभी भी कॉरिन चेयरमैन को समझाया जा रहा था कि प्लीज आपको मेरी बात सुननी चाहिए, जिसने कि उससे फाइट की है, और कौन इंसान है जो इतनी जल्दी पनिशमेंट डिसाइड करता है। और कॉरिन का ऐसा मैरिड को बचाने का उतावलापन देख चेयरमैन हंस के कहते हैं, जैसा मुझे लगा था, तुम टेंशन मत लो, मैरिड को कोई पनिशमेंट नहीं होगी। और वो कॉरिन से आगे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैरियट से हमें कोई खतरा है, और इसी बात को चेक करने के लिए मैं ऐसे किसी का एटीट्यूड देखना चाहता था जो उससे लड़ा हो। और आगे चेयरमैन कॉरिन को चिंता ना करने को कहते हैं, और जैसे ही मैरियट ठीक हो जाएगी उसे भी उसके आइसोलेशन से फ्री किया जाएगा। और अब इन सारी बातों को सुन के कॉरिन की जान में जान आती है। पर आगे चेयरमैन कॉरिन ने कैसे मैरियट को ढूंढा और उसे पकड़ा, इस बारे में पूछते हैं, और कॉरिन भी उन्हें सिर्फ वही बातें बताता है जो उन्हें जानना जरूरी था। पर उसे इस बात का डर था कि वो उसकी बातों पर यकीन करेंगे या नहीं, पर उसने जितना सच हो सकता था उतना बताया। और चेयरमैन इन सारी बातों को ध्यान से सुन के कॉरिन से कहते हैं, हमें इस इंसिडेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी होगी,
पर वो कोरिन को अश्योर करते हैं कि वो इन सारी बातों को पब्लिक नहीं करेंगे। और इसके बाद कोरिन ने अब तक जो कुछ एकेडमी और मेरिट के लिए किया, उसके ग्रैटिट्यूड के तौर पर चेयरमैन अपना सिर झुका के कोरिन को थैंक्स करते हैं। और चेयरमैन को इस तरह खुद के सामने सिर झुकाए देख कोरिन भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। और चेयरमैन कोरिन से वादा करते हैं कि अगर उसे फ्यूचर में कभी भी उनकी जरूरत पड़ी तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। और अब कोरिन थोड़ा चेयरमैन के बारे में बताता है कि ये इंसान हमेशा खुद की कमजोरियों को एक्सेप्ट करता है और साथ ही हर काम की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये सब सोचते सोचते वो पास्ट लाइफ के उस समय को याद करता है जहां हमारे चेयरमैन विफू ने कोरिन को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया था। और कोरिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा चेयरमैन पर ही करता है, इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना सिर उठाएं। इसके बाद हम मैरियट को देखते हैं जहां वो अभी तक जो उसके साथ हुआ उसी बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने कोरिन की जान लेने की कोशिश की थी और कोरिन वहां से भागने के बजाय उसने उल्टा खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके कारण वो अपने होश में आ पाई। पर तभी इन सारी बातों से उसका गिल्ट उसे अंदर से खा रहा था, क्योंकि वो इस तरह की इंसान है जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करती है। पर इस बार उसने खुद की दोस्त इज़ाबेल की जान लेने का ट्राई किया था और इसी कारण उसने जोसेफीन के मैजिक इम्प्रिजनमेंट से भागने की भी कोशिश नहीं की। पर जब कोरिन उससे मिलने आया तो उसने उसके सामने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो अभी ठीक है, पर अंदर ही उसे ऐसा लग रहा था कि कोरिन भी अब उससे नफरत करता होगा, क्योंकि अब वो एक डीमन है जिसे सिर्फ इंसानों का खून पीने की तलब है। पर जब कोरिन ने उससे कहा था कि वो उसे खुश दिखना चाहता है, और वो वर्ड्स अभी भी मैरियट के सिर में घूम रहे हैं, क्योंकि उन वर्ड्स में ऑनेस्टी थी। और उसे वो बात भी याद थी कि कैसे कोरिन ने उसे बचाने के लिए खुद की बॉडी सैक्रिफाइस की थी। और इन्हीं बातों को बार बार सोचकर मैरियट अब कोरिन के प्यार में गिर चुकी है। इसके बाद हम वापस कोरिन पे आते हैं, जो कि गलती से कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुन लेता है जो कि मैरियट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और कोरिन अब बताता है कि मैरियट के इंसिडेंट को हुए आज 1 हफ्ता हो गया है और इस बीच बहुत से लोगों ने मैरियट को अकेडमी में रखने के ऊपर विरोध किया। पर चूंकि हौरान बिना किसी मुसीबत रेगुलर स्कूल आ रही थी, इसलिए वो विरोध भी जल्दी बंद हो गया। पर आगे वो लड़के कहते हैं कि मैरियट को अभी भी आइसोलेशन में रखा गया है, तो क्या वो अभी भी खतरनाक है? पर कोरिन इस बात से सरप्राइज था, क्योंकि अभी तक मैरियट का आइसोलेशन खत्म हो जाना चाहिए था। पर कोरिन के पीछे उसके दोस्त लार्क और जिगर पता नहीं साले क्या गांड मस्ती कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मैरियट को कब का आइसोलेशन से फ्री कर दिया गया था। पर जब वो अकेडमी में वापस आई तो उसे सारे स्टूडेंट्स ने प्यार से वेलकम भी किया। पर सारे स्टूडेंट्स में उसे उसकी दोस्त इज़ाबेल कहीं नहीं दिख रही थी और मैरियट को ऐसा लगा कि अब उसकी दोस्त उससे डरती है और उसके पास नहीं आना चाहती। और इसी बात से उदास होकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। और मैरियट भी इस बात को समझती है कि अगर उसकी जगह वो होती तो वो भी ऐसा दोस्त नहीं चाहती जिसने उसे मारने का ट्राई किया हो। इसलिए मैरियट फैसला करती है कि वो इस एकेडमी को छोड़ के चली जाएगी। और जब वो अपने इन ख्यालों में खोई थी, उसे किसी की आवाज़ आती है और जब मैरियट दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ उसकी दोस्त इज़ाबेल होती है, जो उसे झट से गले लगा लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो मैरियट? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पर मैरियट उससे पूछती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसकी दोस्त रिप्लाई में कहती है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? पर मैरियट कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिसे सुन पहले तो इज़ाबेल थोड़ी शॉक हो जाती है, पर बाद में उसे हंस के कहती है, नहीं, मैंने उस दिन बेहोश होने से पहले सब कुछ देखा था कि कैसे तुम मुझे घायल करने के बाद डरी हुई थी और तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि तुमने क्या किया है, और मुझे चोट पहुंचाने का रिग्रेट तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा था। और आगे इज़ाबेल मैरियट से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी और मैं यही चाहती हूं कि तुम भी मुझे हमेशा अपना दोस्त समझो। और इज़ाबेल की इन सारी बातों को सुन के अब मैरियट खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाती और फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, थैंक यू इज़ाबेल, मुझे ऐसा लगा कि तुम अब मुझसे नफरत करती हो। पर मैरियट को शांत करते हुए इज़ाबेल कहती है, क्या अभी तक तुम अकेला महसूस कर रही थी? माफ़ करना, मैं बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकती, इसीलिए मैं तुम्हारा आइसोलेशन खत्म होने के बाद भी मिलने नहीं आ पाई। और अगर उस जूनियर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया नहीं होता तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता। और अब जूनियर के बारे में सुन के मैरियट सरप्राइज थी और वो इज़ाबेल से पूछती है, कौन सा जूनियर? और इज़ाबेल भी उसे बताती है, वो अभी मेरे पीछे ही खड़ा था, जो एकदम लंबा चौड़ा है। और हम सबको पता है कि वो और कोई नहीं, कोरिन ही है, जो कि मैरियट का मैटर सॉर्ट करके वहां से जा रहा था। और मैरियट ने भी अब रियलाइज कर लिया था कि वो कोरिन ही था जिसने उसकी फिर से एक बार मदद की, और अब जाके वो फाइनली उसे जूनियर की जगह उसे उसके नाम कोरिन से बुलाती है। और अब कोरिन बताता है, फाइनली अब फर्स्ट पार्ट की स्टोरी एंड हो चुकी है, जो कि एक हैप्पी एंडिंग है, जो कि ना ही गेम में और ना ही उसकी पास्ट लाइफ में हुई थी। हालांकि उसकी कोई भी चीज़ उसकी प्लान के हिसाब से नहीं गई, पर वो इस बात से भी खुश है कि बिना पार्क सीहू और परफेक्ट प्लान के भी इस दुनिया को बचाया जा सकता है, और वो इस बार कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार इस दुनिया को बचा लेगा। इसके बाद हम ट्रेनिंग रूम में आते हैं,
जहां कोरिन अपनी स्पीयर प्रैक्टिस कर रहा था। और स्पीयर प्रैक्टिस करते हुए वो हमें बताता है कि वो डेली क्लास और ट्रेनिंग, बाद में और क्लास और ट्रेनिंग वाले शेड्यूल से पक चुका है। पर तभी भी वो इस ट्रेनिंग को रोक नहीं सकता, क्योंकि इस बार उसका सामना एक और वाइफू के साथ होने वाला है और उसका सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। पर तभी उसे प्रैक्टिस के दौरान कोई आवाज देता है, जो कि मैरियट थी, जो कि उससे कहती है, वाह, वो अटैक तो कमाल का था कोरिन, तुम तो आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। और आगे वो कोरिन से कहती है, चूंकि तुम आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें दबा के खाना खाना चाहिए। और आगे वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा कुछ खाने के लिए बना ना सकी। पर कोरिन इसके रिप्लाई में कहता है, ज्यादा? तुमने बहुत ज्यादा ही खाना बनाया है। फिर इसके बाद कोरिन मैरियट ने जो खाना बनाया है उसे खाने के लिए बैठ जाता है और मैरियट से कहता है, चूंकि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं ये पूरा खाना खाने वाला हूं। और जैसे ही कोरिन खाना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ में लगी चोट से खून बहने लगता है और वो खून देख मैरियट के मुंह में पानी आने लगता है। और मैरियट का ऐसा चेहरा देख कोरिन उससे पूछता है, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा है? पर मैरियट थोड़ी शर्मा के उससे कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसे पता है कि उसका मन कोरिन का खून देख के ललचाने लगा था। इसके बाद कोरिन मैरियट के साइड में रखे ब्लड पैक को देख के उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी खून पी रही हो? और मैरियट भी उसे हाँ में रिप्लाई करती है। पर कोरिन उससे आगे क्वेश्चन करता है, क्या इस पैक ब्लड और ह्यूमन ब्लड में कोई डिफरेंस है? और इसके रिप्लाई में मैरियट उस पर प्यार से चिल्लाते हुए कहती है, इस पैक ब्लड और ह्यूमन ब्लड में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता है, खासकर तुम्हारा। तो कोरिन भी कहता है, तो इनका डिफरेंस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट जैसा होगा। और मैरियट भी कहती है, हाँ, इनका टेस्ट डिफरेंस बिल्कुल फ्रोजन मीट और अभी कटे फ्रेश मीट जैसा होता है। और मैरियट को चिढ़ाने के लिए कोरिन कहता है, तो क्या तुम पूरी जिंदगी फ्रोजन मीट ही खाने वाली हो? पर तभी कोरिन उसे ऑफर देता है कि वो उसका खून कभी कभी पी सकती है, जिसे सुनकर बेचारी मैरियट शर्मा जाती है और उसे कहती है, ऐसी बकवास बातें मत करो। पर कोरिन उसे और चिढ़ाने के लिए कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम पी सकती हो, वैसे भी मेरे घाव जल्दी रीजनरेट हो जाएंगे, या चाहो तो तुम अभी ट्राई कर सकती हो। और इन सारी बातों को सुनकर तो मैरियट का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो कोरिन को डांटते हुए कहती है, तुम्हें ऐसी बातें कहीं नहीं करनी चाहिए। पर इसके बाद वो शर्माते हुए उसे खुद का वैम्पायर ब्लड देती है, जिसे कोरिन बिना झिझक के एक ही बार में पी लेता है। और वैम्पायर ब्लड पीने के अगले पल ही उसके सारे स्टैट्स 1 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। और ये बदलाव खुद कोरिन भी नोटिस करता है और कहता है, भले ही उस ब्लड का टेस्ट बहुत खराब था, पर अभी वो उसके पास्ट लाइफ से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इस पावर के साथ वो अपनी अगली आने वाली बंदी के साथ फाइट के लिए तैयार है। और अब हम फाइनली बहुत समय बाद हमारी, बट ये भी मेरी ही है, अलीशा को देखते हैं, जो कि घूमने निकली होती है। और बाद में हम वही ट्रेनिंग ग्राउंड वाला सीन देखते हैं जहां अलीशा ने 5th रैंक वाले कोरिन से हारने के बाद मोटिवेट होकर खुद से ये वादा किया था कि वो अब और भी गांड फाड़ मेहनत करेगी। पर जैसा हर कोई लड़का या लड़की इंस्टा पे एक मोटिवेशनल रील देख के कहते हैं, ये साल मेरा होगा, इस साल गांड फाड़ मेहनत करके पूरी लाइफ बदल दूंगा, पर उसके 5 मिनट बाद तुम कहते हो, मैं कुछ सोच रहा था क्या? तो वही सेम चीज अब अलीशा कर रही होती है और अपनी फेवरेट हनी बॉम्ब कैंडी खाते हुए वो यही कहती है, ट्रेनिंग वेनिंग होती रहेगी, पहले जिंदगी का मजा ले लिया जाए। और अब कोरिन थोड़ा अलीशा के बारे में बताता है कि वो एक टैलेंटेड और एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन है, पर कब? जब बात उसके ईगो पे आए, और बाकी टाइम वो सिर्फ एक आलसी लड़की है जिसे स्वॉर्ड्समैनशिप की घंटा कोई परवाह नहीं है, और इसके अलावा वो पढ़ाई में भी बेकार है। और अब हम अलीशा पे ही आते हैं, जो पता नहीं पर एक अजीब सी शक्ल बना के हंसते हुए कह रही होती है, जब मैं यहाँ अकेडमी में होती हूँ, मुझे ना ही यहाँ रोज बेवकूफों की तरह 10,000 बार स्वॉर्ड स्विंग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ना ही उन बदबूदार और भयानक बहन और भाइयों के साथ ड्यूअल करनी पड़ती है जिनके शरीर से सिर्फ पसीने की गंध आती है। और इनसे भी बढ़कर यहाँ मेरी बड़ी बहन भी नहीं है मुझे देखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ एंजॉय कर सकती हूँ। पर तभी वहाँ कोरिन उसे पीछे से आवाज देता है और उसे यहाँ अचानक देख अलीशा डर जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर कोरिन उससे उल्टा पूछता है, तुम आजकल ट्रेनिंग रूम में दिखाई नहीं दे रही हो। पर अलीशा उसे थोड़ा हकलाते हुए बताती है, मुझे ना इन दिनों बहुत काम था और उनके साथ मुझे मेरे असाइनमेंट्स और मिशंस भी कंप्लीट करने थे। पर कोरिन उसकी बात काट के एकदम एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे ऐसा कुछ पता है जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो, इसलिए क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करना चाहोगी? जिस बात को सुनकर बेचारी अलीशा रोते हुए अपने मन में कहती है, ये साला हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है। हालांकि जब भी अलीशा कोरिन के सामने होती है तो उसे ये नहीं दिखा सकती कि वो कितनी आलसी है, और इसी कारण से वो कभी भी कोरिन की बातों को मना नहीं कर पाती। पर बेचारी अलीशा के लिए कोरिन के ट्रेनिंग मेथड्स कुछ ज्यादा ही हार्ड है। पर अभी कोरिन अलीशा को इस मिशन के लिए 2 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है, जिसे सुनकर अलीशा इसी सोच में पड़ जाती है कि वो इतने पैसों में कितने हनी बॉम्ब कैंडी और ड्रेसेस खरीद सकती है। इसलिए कोरिन उससे फिर से पूछता है कि क्या वो चलना चाहेगी।
और अलीशा भी हाँ में रिप्लाई देती है और कोरिन उसे आगे बताता है कि उनका ये मिशन अगले वीक स्टार्ट होगा और आज वो एक 20 सिल्वर कॉइन का मिशन करने वाला है। इसलिए वो अलीशा से पूछता है क्या वो आना चाहेगी और इस पर भी अलीशा हाँ कर देती है और उसे ऐसा देख कोरिन हंसते हुए अपने मन में कहता है इसे मनाना कितना आसान है, बस पैसा दिखाओ और ये मान जाती है। और कोरिन आगे कहता है कि उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से वो लेवल आज ही स्टार्ट होने वाला है। कौन सा लेवल, वो आपको एंड में पता चलेगा। इसके बाद कोरिन बताता है कि अलीशा को पेट्रोलिंग के मिशंस पसंद है क्योंकि इन मिशंस में उसे सिर्फ बताए रास्तों पे घूमना होता है और चेक करना होता है कि वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जो मॉन्स्टर्स सिटी के पास आते हैं वो 4th या 5th रैंक के ही होते हैं और कभी कभी ओकेजनली मिड लेवल के मॉन्स्टर्स भी आते हैं जिन्हें मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद हम अलीशा पे ही आते हैं, जो कि कह रही होती है, कैप्टन आप इन मॉन्स्टर्स के क्लॉज और लेदर को बेचने के लिए निकाल सकते हैं। और अलीशा को इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा देख उसके टीममेट्स उसे चने के पेड़ पर चढ़ाने लगते हैं, ये कह के कि आपने इन आउल बेयर्स को इतनी इजीली मार दिया, सच में आप आर्डन फैमिली की सबसे स्ट्रांग सोर्समैन हो। और उनकी बातों को सुन के अलीशा चने के पेड़ पर चढ़ भी जाती है। और हम उसके पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां उसे उसके फैमिली वाले उसे ताना मारते हुए ये कह रहे थे कि तुम तुम्हारी बड़ी बहन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी उम्र में तो वो सुप्रीम स्टेज पर थी। और एक दूसरा इंसान कहता है, हाँ वो वैसे भी एक सौतन की बच्ची है, हम उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे अब ये बताओ कि इन सारी बातों को सुन के कोई इंसान अपने मन में यही सोचता, रुको सालो, मेरा अभी समय खराब है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम सबकी गांड फाड़ दूंगा। जैसे किसी एनिमे का कोई कैरेक्टर हो या रियल लाइफ का कोई इंसान हो, वो यही सोचता। पर मेरी बंदी अलीशा वो अलग है, वो कहती है गांड मराए फैमिली वाले, उनका कौन टेंशन लेते बैठेगा, मैं तो मजे से जीऊंगी। इसके बाद कोरिन अलीशा को आवाज देता है और कहता है वहां मैंने एक आउल बेयर देखा था, पर अलीशा कहती है कि उसने उसे पहले ही मार दिया। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है जहां कोई तो भी आसमान में सिग्नल फायर करता है जिसे अलीशा देख नहीं पाती, पर उसके साइड में खड़ा उसका साथी कहता है ये एक स्पेशल सिग्नल है जो सिर्फ इन गॉगल्स की मदद से ही दिखा जा सकता है। और वो आगे कहता है शायद हमारे साथी योको को वहां किसी सेकंड रैंक मॉन्स्टर का नेस्ट मिला है। पर इस बात को सुन के बेचारी अलीशा वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि मिशन खत्म हो गया है, पर वो इस टीम का पार्ट होने के कारण उसे उस मॉन्स्टर से लड़ना जाना ही होगा। और अलीशा के टीम मेंबर्स वो उसे मोटिवेट कर रहे थे कि मोदी है तो अलीशा है तो मुमकिन है। और कोरिन ये सिग्नल देख के समझ चुका था कि अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाला है और आगे उन्हें वेयरवुल्फ से लड़ना होगा। पर कोरिन को पता है कि अलीशा ने पॉइजन्ड होते हुए भी वेयरवुल्फ को मारा था, तो अब इन्हें मारना उसके लिए बच्चों का खेल था। पर अभी एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अलीशा के सामने आ चुका था जिसे देखकर अलीशा खुद शॉक थी क्योंकि ये फर्स्ट रैंक का मॉन्स्टर दुल्हान था जो कि अलीशा पे ही हमला करने आ रहा था। हालांकि अलीशा उस पर अपनी फुल पावर से हमला करती है, पर दुल्हान खुद के बचाव के लिए अलीशा पे पहले हमला करता है जिससे अलीशा डॉज नहीं कर पाती। और इसके अगले ही पल दुल्हान अलीशा को अपने वेपन से कैप्चर कर लेता है। और कोरिन बताता है कि अलीशा एक ताकतवर सोर्ड्समैन तो है, पर उसमें सोर्ड्समैन वाला प्राइड नहीं है क्योंकि अब अलीशा रोते रोते कोरिन का नाम चिल्ला के उसे उसकी मदद के लिए बुला रही होती है। और उसके टीममेट्स तभी उसे बताते हैं कि वो वहां दूसरी तरफ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और इसके अगले ही पल दुल्हान अलीशा को मारने ही वाला है कि तभी कोई उस दुल्हान पे एक अटैक करके उसके सिर के टुकड़े कर देता है जिससे अलीशा की जान बच जाती है। और अलीशा की जान बचाने वाला उसके सामने खड़ा होता है जिसे देख अलीशा थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वो और कोई नहीं अलीशा की बड़ी बहन और आर्डन फैमिली की होने वाली हेड और कोरिन का अगला माल लुनिया आर्डन थी। तो मेरे दोस्तों, मुझे पता है वीडियो आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, तो इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अभी मैं उज्जैन ट्रिप पर आया हूँ और इसके बाद मैं मथुरा जाऊँगा, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में और देर लग सकती है। बस कुछ दिन मेरे दोस्तों वेट कर लो, मैं नेक्स्ट वीडियो 1 आवर प्लस का लाने की ही ट्राई करूँगा। सो अपने भाई को इस बार माफ़ कर दो। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना।